सितारों ने इतने जख्म लगाए थे कि आसमान छलनी हो रहा था। जख्मी आसमान के साए में बस्ती के लोग सो रहे थे। चांदनी लाल कोठी की एक खिड़की से गुजरकर कमरे की तारीकी में चमकीले गुब्बार की तरफ फैल गई थी। कमरे के अंदर और बाहर दोनों तरफ गहरी खामोशी और सन्नाटा था। फजा में ऐसी कशीदगी और ऐसा तनाव पैदा हो गया था जैसे अंदर और बाहर सन्नाटे की दो फौजें पेशकदमी के लिए दम बखुद होकर किसी इशारे की मुंतजिर हों। ये रात का धड़कता हुआ सन्नाटा जरूर किसी हंगामे को जन्म देने वाला था। वो दबे पांव सहम सहम कर चलती हुई खिड़की के पास आई। कमरे के अंदर वो एक मुतार्रिक साई की तरह नजर आ रही थी। जब वो खिड़की के फ्रेम में आकर एक तस्वीर की तरह जुड़ गई तो उसके चेहरे की चांदनी के सामने चांद फीका पड़ गया। वो सहमा सहमा सा हुस्न बड़ा जानलेवा था, मगर उस वक्त उस हुस्न वाली की जान निकली जा रही थी। वो बड़ी बेचैनी से दूर तक नजरें दौड़ा रही थी। कहीं से कोई इशारा मिलने वाला था, कोई वादा था जो वफा होने वाला था। वादा वफा हो गया। अचानक ही इशारा मिला। एक कार की हेडलाइट्स मोड़ काटने के दौरान नीम दायरे में घूमती हुई खिड़की पर से फिसलती हुई और उसके गुलाबी मुखड़े को चूमती हुई गुजर गई। कोठी के सामने सड़क पर ब्रेक लगाने की आवाज सुनाई थी। दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। रात का सीना धड़क कर खामोश हो गया था। थोड़ी देर बाद खिड़की के नीचे रास्ताराना सरगोशी सुनाई दी। लारा, क्या तुम तैयार हो? मैं बाहर नहीं आ सकती। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। वो दोनों निचली मंजिल के किसी कमरे में मौजूद होंगे। मुझे कभी यहां से निकलने का मौका नहीं देंगे। मैं दहशत से मरी जा रही हूं। मुझे यहां से निकालो मुराद। मुराद ने कहा, हौसला रखो, मैं रस्सी फेंक रहा हूं। तुम इसे खिड़की के फ्रेम या किसी भारी सोफे के पाए से बांधकर उसके सहारे नीचे उतर आओ। रस्सी सांप की तरह लहराती हुई ऊपर आ गई, फिर बल खाकर खिड़की के अंदर पहुंच गई। तस्वीर फ्रेम से गायब हो गई थी। जब वो दोबारा नजर आई तो उसने कहा, मैंने रस्सी बांध दी है, मगर किस तरह लटक कर आऊं? मुझे डर लगता है। आज़ादी के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। घबराओ नहीं, मेरे बाजू बहुत मजबूत हैं। अगर तुम गिरने लगोगी तो मैं तुम्हें बाजुओं में संभाल लूंगा। मुराद, वो लोग आ रहे हैं। कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये कहते ही वो खिड़की के बाहर रस्सी पकड़कर लटक गई, फिर इधर से उधर झूलती हुई आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ सरकने लगी। उसी वक्त ऊपर मंजिल से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। लारा, तुमने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया है? जल्दी खोलो। तुम खामोश क्यों हो? जवाब दो। रात के सन्नाटे में जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ गूंजती जा रही थी। धप धप की आवाज़ लारा के कानों में ऐसे आ रही थी जैसे बड़े बड़े ढोल पीटे जा रहे हों। एकदम से उसकी हालत अजीब सी हो गई। हाथों से रस्सी छूट गई। उसे पता नहीं चला कि मुराद ने उसे किस तरह थाम लिया है। वो होश से बेगाना होकर ऐसे जहां में पहुंच गई थी जहां बड़े बड़े ढोल बज रहे थे और बहुत से साए अपने हाथों में नेज़े लिए उसके चारों तरफ वहशियाना अंदाज में रक्स कर रहे थे। लारा, होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया है? मुराद ने उसके रुखसारों को थपथपाकर उसे आवाज़ें दी, मगर ऐसा मालूम होता था जैसे वो आंखें खुली रखने के बावजूद गहरी नींद में डूबी हुई थी। ऊपर मंजिल में अब शोर बढ़ता जा रहा था। आवाज़ों से पता चल रहा था कि वो लोग लारा के कमरे का दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। मुराद ने उसे फौरन ही कंधे पर लाद लिया, फिर दौड़ता हुआ कार के पास पहुंचा। अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर उसने लारा को बिठा दिया। उस तरफ का दरवाज़ा बंद करने के बाद वो स्टीयरिंग सीट पर आ गया। उसी वक्त ऊपर मंजिल की खिड़की से आवाज़ आई, ये देखो, रस्सी लटक रही है। रस्सी? क्या देख रहे हो? दूसरी आवाज़ ने कहा, उस कार को देखो, वो भाग रही है, जल्दी चलो। कार तेजी से आगे बढ़ती हुई उस लाल कोठी को बहुत पीछे छोड़ती चली गई। मुराद ने ड्राइव करते हुए कनखियों से लारा की जानिब देखा। वो गुमसुम बैठी थी। खिड़की से आने वाले हवा के झोंके उसके तराशीदा जुल्फों को उड़ा रहे थे। आखिर शब की नमी चेहरे के खिले हुए गुलाब को शबनम की तरह भिगो रही थी। उसमें और ज्यादा ताजगी और निखार पैदा कर रही थी। इतने हसीन नज़ारे के बावजूद वो संगे मरमर की खामोश मूर्ति बनी हुई थी। लारा, क्या हो गया तुम्हें? मुराद की आवाज़ सुनकर वो पलके झपकने लगी। फिर उसने सर घुमाकर देखा। मुराद, मैं क्या तुम्हारे पास पहुंच गई हूं? हाँ मेरी जान, तुम मेरे पास हो। ये तुम्हारा ख्वाब नहीं है। मैं इस कार में कैसे आ गई? मुझे बताओ, क्या हो गया था मुझे? मैं क्या बता सकता हूं, तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या हो गया था। वो खाबीदा सी आवाज़ में कहने लगी। मेरे कानों में बहुत से ढोल बज रहे थे। ऐसा अक्सर होता है, जब कोई दरवाजे पर हाथ मार मार कर दस्तक देता है तो वो आवाज़ मुझे बहुत दूर ऐसी जगह ले जाती है
जहां नंगे वैशी हाथों में नेज़े लिए ढोल ताशे की ताल पर रक्स करते हैं। तुमने किसी फिल्म में आदमखोर वैशियों का रक्स देखा होगा। नहीं, मैंने फिल्मों का जिक्र सुना है, लेकिन कभी फिल्म नहीं देखी। आज मैंने पहली बार लाल कोठी के बाहर कदम रखा है। ताज्जुब है, तुम्हारी उम्र 18 या 20 बरस होगी। मैंने तुम्हारे पासपोर्ट में 20 बरस की उम्र लिखवाई है। तुम्हारे तमाम कागजात मुकम्मल हैं। हम 1 घंटे बाद ये मुल्क छोड़ देंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 20 बरस तक तुमने कैसी जिंदगी गुजारी है? क्या बचपन से अब तक इस कोठी में एक कैदी की तरह रहती आ रही हो? मैं क्या बताऊं, मेरी समझ में नहीं आता। 2 बरस पहले मैं कहाँ थी, क्या थी, जिंदा थी या मुर्दा? मुझे कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ 2 बरस की रुदात सुना सकती हूँ। मैं बोलना नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे ये अंग्रेजी ज़बान सिखाई। एक बूढ़ी औरत मेरा लिबास तैयार करती थी, मुझे चलने फिरने और खाने पीने के तौर तरीके सिखाती थी। मैं छुप छुप कर उनकी बातें सुनती रहती थी। एक बार वो शख्स जिसका नाम फ्राइट है अपने साथी लॉरेंस से कह रहा था, हमने लारा को 2 बरस में इतना सिखा दिया है कि वो इस मुहज्जिब दुनिया में ज़िंदगी गुजार सकती है, लेकिन अब भी ख़तरा बाकी है। लारा ये कहकर ज़रा चुप हुई। फिर उसने मुराद से पूछा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब भी ख़तरा बाकी है? क्या मैं ख़तरनाक हूँ? उसने कार की रफ्तार धीमी कर दी ताकि अपने पास बैठी हुई ख़तरनाक दोशीज़ा को नज़र भर कर देख सके। कार की अंदरूनी रोशनी में उसका गुलाबी गुलाबी सा वजूद दमक रहा था। स्कर्ट और ब्लाउज में उसके खदोखाल नुमायां हो रहे थे। चेहरे के नकूश बड़े ही तीखे और जाज़िबे नज़र थे। उसे हथेलियों के प्याले में लेकर एक एक नक्श को चूमते रहने को जी चाहता था। इस कुंवारे मुखड़े पर इतनी मासूमियत थी कि वो किसी पहलू से ख़तरनाक नज़र नहीं आती थी। हाँ, अगर जवानी में ऐसी हसीना की गुर्बत से ख़तरे की घंटी बजती है तो बेशक वो ख़तरनाक थी। नहीं मेरी जान, उसने कार की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, तुम ख़तरनाक नहीं हो, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। पता नहीं फ्राइड और लॉरेंस किस तजुर्बे के तहत तुम्हें ख़तरनाक कह रहे थे। हो सकता है तुम्हारे पीछे कोई ऐसा राज हो जिसके फाश होने से वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं। इसीलिए वो तुम्हें ख़तरनाक समझते हैं और शायद इसीलिए तुम्हें अब तक सारी दुनिया से छुपा रखा था। लारा ने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। तुम फ्राइड और लॉरेंस के मुताल्लिक जो कुछ जानती हो मुझे बताओ, इस तरह मैं तुम्हारे मुताल्लिक भी जान सकूंगा। मुराद अभी उनका जिक्र ना करो। मुझे पहली बार आज़ादी मिली है। तुम उस लाल कोठी से बाहर की बातें करो। मुझे बताओ कि ये दुनिया क्या है, देखने में कैसी है। मैं तुम्हें सारी दुनिया की सैर कराऊंगा। फिलहाल इस दुनिया को आवाज़ के ज़रिए सुनो और समझो। ये कहकर उसने कार रेडियो को ऑन कर दिया। कार की महदूद फ़ज़ा में अचानक ही ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ गूंजने लगी। ये दुनिया सुर संगीत की तरह मीठी भी है और दर्दनाक भी। उसने रेडियो के डायल पर कांटे को आगे सरका दिया। स्टेशन बदलते ही कहकहों का सैलाब उमड़ आया। बहुत से लोग शोर मचा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे और तालियां पीट रहे थे। ये भी हमारी दुनिया है। यहाँ एक को बेवकूफ़ बनाकर दूसरे लोग कहकहे लगाते हैं और खुश होकर तालियां बजाते हैं। उसने फिर एक बार डायल पर कांटे को सरकाया। इस बार एक औरत के दिल दहलाने वाली चीख सुनाई थी। वो चीख एक तेज़ खंजर की तरह रात के सीने में दूर तक उतरती चली गई थी। शायद उस औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं, या उसे बड़ी सफाकी से कत्ल किया जा रहा था, या फिर वो औरत ही खतरनाक थी। अपना रूप बदलकर हिज़यानी अंदाज में चीखती हुई अपने करीब बैठे हुए शिकार को दबोच रही थी। मुराद ने कहा, यह भी हमारी दुनिया का एक रूप है। फ्राइड और लॉरेंस तेजी से दौड़ते हुए निचली मंजिल में आए। लारा की कार नज़रों से ओझल हो चुकी थी। वो भागते हुए गैराज में पहुंचे। कार का दरवाज़ा खोलकर बैठते ही फ्राइड ने उसे स्टार्ट किया, मगर कार का इंजन शोर मचाकर खामोश हो गया। ईंधन का कांटा बता रहा था कि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। फ्राइड ने झुंझुलाकर कहा, क्या मुसीबत है, चलो जल्दी से पेट्रोल का टिन निकालो। लॉरेन इग्निशन से चाबी निकालकर डिक्की की तरफ किया, फिर उसे खोलकर पेट्रोल का टिन ले आया, मगर कार का पेट भरने तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि लारा उनसे कितनी दूर जा चुकी है और उसने किसी के साथ फरार होने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया है। जब उनकी कार आगे बढ़ने के लिए तैयार हुई तो 15 मिनट गुजर चुके थे। उन्होंने सबसे पहले एयरपोर्ट की तरफ कार दौड़ाई। वहां तक आधे घंटे का रास्ता था। एक फ़्लाइट 45 मिनट के बाद रवाना होने वाली थी। वो रवानगी से 15 मिनट पहले पहुंचकर उन्हें तलाश करने लगे। इंक्वायरी में मुसाफिरों की फहरिस्त देखी, मगर उसमें लारा फ्राइड का नाम नहीं था।
समझ में नहीं आता उसे कौन भगा कर ले गया होगा। लॉरेंस विंड स्क्रीन के पार देखते हुए बोला, हमने आज तक किसी को उसके करीब नहीं आने दिया, फिर वो कैसे किसी के करीब चली गई। फ्राइड ट्रैफिक सिग्नल की परवाह किए बगैर गाड़ी को तेजी से भगाता चला गया। अब वो जल्द से जल्द बंदरगाह तक पहुंचना चाहते थे। एक बहरी जहाज 5 बजे रवाना होने वाला था और अब 5 बजने में 5 मिनट रह गए थे। हम 5 मिनट में जहाज तक नहीं पहुंच सकेंगे, लॉरेंस ने कहा। हो सकता है जहाज की रवानगी में किसी वजह से देर हो जाए। इसी उम्मीद के सहारे मैं वहां तक जा रहा हूं। वो ना मिली तो रिपोर्ट लिखवानी होगी। पुलिस की मदद लेने से कुछ हासिल ना होगा। वो बालिग हो चुकी है, कोर्ट में पहुंचकर अपने आशिक की हिमायत में बयान दे देगी। ये कहते वक्त फ्राइड की आवाज़ में आंसुओं की कपकपाहट पैदा हो गई। उसने उन्हें जब्त करते हुए कहा, वो मेरी बेटी है, ऐसी बदनसीब बेटी है जो कभी किसी की दुल्हन नहीं बन सकती। इसलिए मैंने उसे लाल कोठी से बाहर जाने की इजाज़त कभी नहीं दी। हम उसकी निगरानी करते रहे कि कहीं कोई नौजवान उसकी ज़िंदगी में महबूब या शौहर बनकर ना आ जाए, मगर कोई आ ही गया। मैंने पहले ही कहा था कि लारा को सब कुछ बता दिया जाए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, फ्राइड ने कहा। मैं अचानक ही अपनी बेटी को सब कुछ बताकर उसे शौक नहीं पहुंचाना चाहता था। वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती कि मुकम्मल इंसान नहीं है, इंसान के अलावा भी कुछ है। ये कहकर वो ज़रा देर के लिए चुप हो गया। विंड स्क्रीन के सामने दूर तक नजर आने वाली सड़क पर कार एक गोली की तरह सनसनाती हुई भाग रही थी। उसने रिस्ट वॉच पर एक नज़र डालते हुए कहा, 5:10 हो चुके हैं। जहाज रवाना हो चुका होगा या एक बदनसीब बाप के इंतजार में ज़रा देर के लिए ठहर गया होगा। लारा मेरी बच्ची, मुझे छोड़कर न जाना। मैं तेरी और उस नौजवान की बेहतरी और सलामती के लिए कहाँ कहाँ भागता फिर रहा हूँ। लॉरेंस ने उसे झूठी तसल्ली दी। हौसला रखो फ्राइड, वो हमें मिल जाएगी। अब हम बंदरगाह के करीब पहुंच रहे हैं। फ्राइड सिर लब बुड़बुड़ाने लगा। अभी हमने उस खतरनाक मासूमा को अच्छी तरह बोलना सिखाया था। उसे दुनियावी बातें समझा रहे थे। उसे खाने पीने और लिबास पहनने का सलीका आ गया था। मगर ये महज ज़ाहिरी तब्दीलियां हैं। यूं तो सभी मुंह में अच्छी ज़बान रखकर और अच्छा लिबास पहनकर ऊपर से इंसान नजर आते हैं। वो भी ऊपर से इंसान बन गई है। हम बरसों की मेहनत से उसके अंदर तब्दीलियां ला रहे थे। बहुत हद तक कामयाबी हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो अभी अंदर से। उसकी आवाज़ भर्रा गई। आंसुओं के असर से उसके गले में थरथराहट पैदा हो गई थी। वो आगे कुछ न कह सका। उनकी मंजिल आ गई थी। उसने कार एक जगह रोक दी, फिर कार से फौरन ही निकलकर उस बर्थ की तरफ दौड़ने लगे जहां से जहाज को रवाना होना था। वक्त जब भागने पर आता है तो भागती हुई कार की गिरफ्त में भी नहीं आता, बहुत आगे निकल जाता है। जहाज बहुत आगे नहीं निकला था। वो दौड़ते हुए बर्थ पर पहुंचे तो लंगर उठ चुका था। उनसे सिर्फ 20 गज के फासले पर वह दूर होता जा रहा था। उनके दरमियान गहरे पानी की खलीज हायल होती जा रही थी। वो बर्थ के किनारे हाँपते हुए मायूसी से जहाज की तरफ देखने लगे। जहाज के अर्शे पर बहुत से मुसाफिर रेलिंग का सहारा लिए अपने उन बिछड़े हुए अजीजों को देख रहे थे और हाथ हिलाकर अलविदा भी कह रहे थे, जो फ्राइड और लॉरेंस के अतराफ दूर तक खड़े हुए जवाबन हाथ हिला रहे थे। लॉरेंस ने अचानक ही फ्राइड के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो देखो, लारा लाइफ बोट के पास रेलिंग को थामे खड़ी है। कहाँ है वो, कहाँ है? फ्राइड बेचैनी से नजरें दौड़ाने लगा। वो वहां, लॉरेंस ने उंगली का इशारा किया। जरा वहां देखो, उसके पास एक निगरू नौजवान खड़ा हुआ है। बाप की नजर आखिर बेटी तक पहुंच गई। उसने लारा को पिछली रात कमरे में कैद करते वक्त जिस लिबास में देखा था, वो उसी लिबास में एक निगरू नौजवान का बाजू थामे उससे चिपकी खड़ी थी। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे वो सहमी हुई हो। यही बात हो सकती थी, क्योंकि वो दूर साहिल पर खड़े हुए फ्राइड और लॉरेंस को देखे जा रही थी। फ्राइड ने हाथ हिलाकर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, लारा वापस आ जाओ मेरी बच्ची। तमाम लोग हैरानी से उसे देखने लगे। सब लोग जाने वालों को अलविदा कह रहे थे और वो किसी जाने वाली को ऐसे वक्त वापस बुला रहा था जबकि जहाज रवाना हो चुका था। उसके लिए साहिल पर वापस नहीं आ सकता था। आसपास के कुछ लोग पूछने लगे, क्या बात है? फ्राइड को होश आया कि वो अहमकाना अंदाज में बेटी को वापस बुला रहा है। वो वहां से हटकर दूसरी जगह चला गया। जब तक बेटी नजर आती रही, उसे आंसू भरी नजरों से देखता रहा। लॉरेंस ने कहा, हमें मालूम करना चाहिए कि लारा किसके साथ जा रही है। वो निगरू कौन है? फ्राइड वापस मुड़कर कस्टम ऑफिस की तरफ जाते हुए बुड़बुड़ाने लगा।
कस्टम ऑफिसर से मेरी पुरानी जान पहचान है, मैं उससे मालूमात हासिल कर लूंगा। हम रेडियोग्राम के जरिए उस नौजवान को जहाज पर ही खतरे से आगाह कर सकते हैं, लॉरेंस ने कहा। फजूल है, फ्राइड ने कहा। हमारी तहजीब में एक दूसरे की गुर्बत आम है। हम रेडियोग्राम में ये नहीं कह सकते कि वो लारा के करीब ना जाए। वो दोनों जवान हैं, ना हमारी बात समझेंगे ना उस पर अमल करेंगे। वो कस्टम ऑफिस में दाखिल हो गए। फ्राइड के ऑफिसर दोस्त ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। फ्राइड की फरमाइश पर उसने जहाज पर जाने वाले मुसाफिरों की फहरिस्त मंगवाई। फहरिस्त में एक जगह मुराद मसूदी और मिसेस लारा मुराद लिखा हुआ था। ऑफिसर ने उनके कागजात की नकल देखकर बताया, मुराद मसूदी एक निगरू मुसलमान है। उसके साथ लारा जैसी खूबसूरत अंग्रेज लड़की को देखकर मुझे अफसोस हुआ था। ये अलजायर के मुसलमान हमसे अपनी आज़ादी हासिल करने के बाद हमारी खूबसूरत लड़कियों को भी छीन कर ले जा रहे हैं। उनके यहाँ इतनी दौलत है कि लड़कियाँ खुद ही फिसल जाती हैं। वो अल्जीरिया की बंदरगाह पर उतरेंगे। मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारी बेटी है, वरना जहाज़ की रवानगी से पहले ही तुम्हें फ़ोन पर इत्तला दे देता। वो दोनों दफ्तर से बाहर आ गए। अब वो जहाज़ दूर समंदर में एक धब्बे की तरह नजर आ रहा था। लॉरेंस ने कहा, अब क्या होगा फ्राइड? मुराद मसूदी हमारे रेडियो प्रोग्राम पर अमल नहीं करेगा। मालूम होता है उसे अब तक लारा के करीब आने का मौका नहीं मिला, इसीलिए वो उसके साथ जिंदा नजर आ रहा था। फ्राइड ने झुंझलाकर कहा, अच्छा है कमबख्त मर जाए। वो मुझसे मेरी बेटी छीन कर ले गया है। उसे मौत की सज़ा ही मिलनी चाहिए। मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि वो मरेगा तो जहाज़ के तमाम मुसाफिरों के लिए लारा एक दहशत बन जाएगी। आओ, अगर किसी करीबी फ्लाइट में सीट मिल गई तो हम उनसे पहले ही अल्जीरिया पहुंच जाएंगे। मेरी दुआ है कि जहाज़ में कोई हंगामा ना हो। वो दोनों फिर तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ गए। नीला आसमान समंदरों की लहरों को नीलगू बना रहा था। मुसाफिर रेलिंग पर झुके हुए थे और अजदहे की तरह बल खाती डूबती उभरती लहरों को देख रहे थे। लारा भी टिकटिकी बांधे उन लहरों को तक रही थी और मुराद उसे खामोशी से देखे जा रहा था। वो ये समझ रहा था कि लारा दिमागी तौर से हाजिर नहीं है। उसे पिछली रात का वाकया याद आया जब वो खिड़की से रस्सी के सहारे उतरते वक्त गिर पड़ी थी। उसने उस हसीना को दोनों बाजुओं में थाम लिया था। उस वक्त भी वो गैर हाजिर दिमाग थी। उसने परेशानी से सोचा, ये निगाहों के सामने रहकर भी कहाँ गुम हो जाती है। इस वक्त तो वो लहरों में गुम हो गई थी। पता नहीं उसे कौन सा दिलचस्प तमाशा नजर आ रहा था। अगर तशबीह वो इस तारे के पेश नज़र सोचा जाए तो वो लहरें सांप बनकर उसकी निगाहों के सामने लहराती होंगी। मुराद ने बड़ी नरमी और मोहब्बत से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। लारा ने नजरें घुमाकर देखा तो उसकी आंखों से टूटे हुए ख्वाब का कर्ब झलक रहा था। क्या देख रही हो? पता नहीं क्यों जी चाहता है कि इस बल खाते हुए पानी को देखती रहूं। ये लहरें सांप की तरह बल खाती जा रही हैं। क्या तुमने कभी सांप देखे हैं? हाँ, एक बार मैं फ्राइड के कमरे में गई थी तो वहां मेज पर एक मोटी सी किताब खुली हुई थी। उसमें कितने ही सांपों की तस्वीरें थीं। वो सांप मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे यूं लगा जैसे उनसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं बेख्तियार उस किताब से लिपट गई, फिर न जाने क्यों उन सांपों को चूम लिया। मालूम होता है तुम दिमागी मरीजा हो। मैं तुम्हें किसी बहुत बड़े माहिर नफ्सियात के पास ले चलूंगा। फ्राइड और लॉरेंस भी मेरा इलाज करते रहते थे। रोज़ाना इंजेक्शन लगाते थे और तरह तरह की दवाएं खिलाते थे। वो जो साहिल पर खड़ा हाथ हिला हिला कर मुझे वापस बुला रहा था, उसका नाम फ्राइड है। वो कहता है कि मैं उसकी बेटी हूं। जब मुझे समझाया गया कि बेटी का रिश्ता क्या होता है तो मैंने उसे डैडी कहने से इनकार कर दिया। बाप ऐसा जालिम नहीं होता जैसा कि वो है। वो कैसे कैसे जुल्म करता था, यही कि मुझे सारी दुनिया से छुपाकर एक बंद कमरे में रखता था। क्या ये जुल्म नहीं है? जब मैं बाहर जाने की जिद करती तो वो मुझे डांट कर चुप रहने पर मजबूर कर देता था। उसे और उसके जुल्म को भूल जाओ। अब तुम आज़ाद हो। तुम इस दुनिया को देखना चाहती थीं। देखो, समंदर के सीने पर जहाज की ये छोटी सी दुनिया है। यहाँ कितने ही मुल्कों और कौमों के लोग जमा हो गए हैं। यहाँ तुम्हें तरह तरह के लिबास नजर आएंगे और तरह तरह की बोलियां सुनाई देंगी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ये दुनिया दिखाता हूँ। वो उसका हाथ थामकर उस हिस्से से गुजरने लगा जहाँ एक कतार में 4 केबिन नजर आ रहे थे। चौथा केबिन उन दोनों के लिए मखसूस था। उसने केबिन का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, यह केबिन हमारे लिए है। जहाज की सैर करने से पहले मेरा दिल तुमसे प्यार की बातें करने के लिए मचल रहा है। वो अपनी हसीन महबूबा का हाथ थामकर अंदर आ गया।
फिर केबिन के दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए बोला, तुम्हारे बयान के मुताबिक आज तक कोई नौजवान तुम्हारे करीब नहीं आया, यानी फ्राइड और लॉरेंस ने किसी को तुम्हारे करीब आने का मौका नहीं दिया। पहली बार मैं तुमसे इतना करीब हूं। उसने फूल जैसे मुखड़े को दोनों हथेलियों में सजाकर उसकी पेशानी को चूमते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि तुम इस लम्ह से भी ना आशना होगी। हाँ, लारा ने बड़ी मासूमियत से कहा। एक शाम मैंने खिड़की से झांक कर देखा था। बाहर सड़क पर से एक नौजवान जोड़ा एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले वहां से गुजर रहा था। जरा आगे जाकर मर्द ने औरत की कमर में बाजू हमाइल कर दिया और फिर उसे प्यार भी किया। मैंने पहली बार ऐसा मंजर देखा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल धड़कने लगा था। जो कुछ देखा वो अच्छा लग रहा था। एक बेचैनी सी पैदा हो गई थी कि कोई मुझे भी इस तरह साथ लेकर चले और इसी तरह प्यार करे। मुराद बेताबी से पेशकदमी करने ही वाला था कि केबिन के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मुराद ने नागवारी से दरवाजे की जानिब देखा, फिर लारा से माजरत चाहते हुए उठ कर गया। ओह मेरे दोस्त, प्यार की इब्तदाई मंजिल में छोड़कर जा रहे हो, वापस आ जाओ। मुराद दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। वहाँ जहाज़ का फर्स्ट मेट एक अंग्रेज़ मुसाफिर के साथ खड़ा था। सॉरी मिस्टर, उसने आजी से कहा, आप गलती से इस केबिन में आ गए हैं। दरअसल तरतीब के लिहाज से यह चौथा केबिन है, मगर यह केबिन नंबर 4 नहीं है। आप अपनी मिसेस के साथ बाहर आ जाएं। खलासी आपका सामान उस सामने वाले केबिन में मुंतकिल कर देगा। दरवाज़ों पर नंबर लिखे हुए थे। मुराद तरतीब से गिनते हुए केबिन में चला गया था। उसने दरवाज़ा खोलकर इंतज़ार में खड़ी हुई लारा से कहा, हनी बाहर आ जाओ, हमारा केबिन तब्दील हो रहा है। वो बाहर आ गई। मुराद उसकी कमर में हाथ डालकर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ते हुए बोला, सामान के ट्रांसफ़र होने में ज़रा वक्त लगेगा, आओ हम हल्का सा नाश्ता कर लें। लारा ने कहा, जब तुम मेरे पास बैठे थे तो मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे अंदर एक एक जर्रा तुम्हारी तरफ खींचा जा रहा है। तुम उठकर चले गए तो मैं बेचैन सी हो गई थी। मैं यहां भी सबके सामने तुम्हें सीने से लगा सकता हूं, मगर अकेले में प्यार में बड़ा फर्क होता है। सरेआम प्यार की अथाह गहराइयों में हम डूब नहीं सकते, दूसरों का लिहाज रखना पड़ता है। तो फिर वापस चलो, मुझे कुछ खाने पीने की ख्वाहिश नहीं है। मेरी भी एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हें ज़िंदगी की लताफतों से आशना कराऊं, मगर हम अभी केबिन में नहीं जा सकते, इसलिए पेट की आग बुझा लेना चाहिए। वो डाइनिंग हॉल में दाखिल होकर एक मेज़ पर बैठ गए। मुराद ने मेन्यू पर नज़र डालते हुए पूछा, तुम नाश्ते में क्या पसंद करती हो? फ्राइड खाने की मेज़ पर मेरे सामने सारे जहां की नेमतें लाकर रख देता था, लेकिन मैं सिर्फ दूध पीना पसंद करती थी। क्या तुम नाश्ते में सिर्फ दूध पियोगी? हाँ, फ्राइड और लॉरेंस खाने पीने के मामले में भी जुल्म करते थे। मुझे दूसरी चीज़ें खाने पर मजबूर करते थे। सिर्फ रात के वक्त दूध पीने की इजाज़त देते थे, लेकिन अब तो मैं आज़ाद हूँ। मैं जब चाहूँ दूध पी सकती हूँ। ठीक है, मैं दूध मंगवा देता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मैं दोपहर को जो खाऊंगा तुम भी वही खाओगी। मुझे मंजूर है, लेकिन मैं सबके सामने बैठकर नहीं खा सकती। क्यों? यहाँ खाने में क्या हर्ज है? मैं नहीं जानती। फ्राइड हमेशा समझाता रहता था कि किसी के सामने बैठकर न खाना, वरना सामने वाले को पता चल जाएगा कि मैं खतरनाक लड़की हूं। ये क्या बकवास है? वो फ्राइड और लॉरेंस दोनों ही चक्करबाज हैं। तुम्हें खतरनाक कहकर बरसों से तुम्हें दहशतज़दा कर रखा है, इसीलिए तुम खुद को इस काबिल नहीं समझती कि इंसानों की सोबत में बैठकर खाना भी खा सको। कुछ भी हो मुराद, जब तक मेरे दिल से दहशत नहीं निकलेगी मैं तन्हा बैठकर ही खाया करूंगी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कभी कभी मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है। मुराद ने जल्दी से उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी जान ऐसा ना सोचो। तुम इसलिए पैदा की गई हो कि तुमसे हमेशा मोहब्बत की जाए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम केबिन में जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध भेज देता हूं। उसने लारा के हाथ को बोसा दिया, फिर वो उठकर डाइनिंग हॉल से बाहर चली गई। मुराद ने बैरे को बुलाकर अपने लिए नाश्ते का ऑर्डर दिया और उससे कहा कि केबिन नंबर 4 में दूध पहुंचा दिया जाए। बैरे के जाने के बाद वो सर झुकाकर बड़ी संजीदगी से लारा के मुताल्लिक सोचने लगा। वो कुछ अजीब व गरीब हस्ती थी। दूसरे लफ्ज़ों में किसी हद तक उसे पुरस्कार नजर आने लगी थी। मुराद से अचानक ही उसका सामना हो गया था। लाल कोठी के सामने पहुंचकर उसकी कार में कुछ खराबी पैदा हो गई थी। वो कार से उतरने के बाद बोनट उठाकर इंजन को चेक करने लगा। उसी वक्त सामने वाली खिड़की की तरफ नजरें उठ गईं। वो खिड़की के फ्रेम में लारा के हुस्न की चकाचौंध देखकर दंग रह गया।
यूं तो उसकी नज़रों से बेशुमार हसीन औरतें गुजर चुकी थीं, लेकिन लारा की बात ही कुछ और थी। उस वक्त वो समझ ना सका कि इस हसीना में कैसी अजीब सी कशिश है। अब भी वो उसकी रानाइयों की हिज्जे करके बयान नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही समझ सका था कि उसके हुस्न में जो मासूमियत का रचाव है वो अपनी तरफ दिल खींच लेता है। मुराद की दिलचस्पी उस वक्त और बढ़ गई जब उस हसीना ने खिड़की से हाथ का इशारा किया। वो इशारा समझ में नहीं आया था। उसने जवाबन इशारा करते हुए पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? अगर यहां आ सकती हो तो आ जाओ। लारा ने हाथ उठाकर उसे इंतजार करने के लिए कहा, फिर खिड़की से पलटकर कमरे के अंदरूनी हिस्से में चली गई। वो इंजन की खराबी दूर करने में मसरूफ हो गया। उसका जहन खिड़की की तरफ लगा हुआ था। वो बार बार नजरें उठाकर देखता जा रहा था और सोचता जा रहा था कि आखिर वो कौन है। एक सफ़ेद चमड़ी वाली, एक सियाफाम नौजवान से आखिर क्या चाहती है? इंजन दुरुस्त हो गया। मुराद ने बोनट गिरा दिया, लेकिन वो पलट कर नहीं आई। उसे पहले तो ये ख्याल आया कि वो बेवकूफ़ बना रही थी। वो स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया। वो अब वहाँ से जाना चाहता था, मगर दिल की बेचैनी कार स्टार्ट करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। तकरीबन 20 मिनट के बाद वो खिड़की में दोबारा नजर आई। उसके हाथ में कागज़ की एक छोटी सी गोली थी। उसने पूरी कुव्वत से गोली को कोठी के अहाते के बाहर फेंक दिया। वो कार के करीब ही आकर गिरी। मुराद ने कार से निकलकर उसे उठा लिया। कागज़ के अंदर पत्थर था। उसे एक तरफ फेंकने के बाद वो मुड़े तोड़े कागज़ को सीधा करके पढ़ने लगा। तहरीर ऐसी कच्ची थी जैसे किसी कमसिन बच्ची ने लिखी हो। अंग्रेज़ी ज़बान में जगह जगह गलतियाँ भी थीं। उसने लिखा था, मेरा नाम लारा है। फ्राइड और लॉरेंस नामी 2 आदमियों ने मुझे इस कोठी में कैद कर रखा है। मैं नहीं जानती कि मेरे माँ बाप कौन हैं और मैं खुद कौन हूँ। मैं इन दोनों की गफलत से फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। भागने के लिए सिर्फ यही एक खिड़की खुली रहती है, लेकिन ये बहुत ऊंचाई पर है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर मदद करना चाहो तो अपना जवाब लिखकर आज आधी रात के बाद इस खिड़की में फेंक देना। तुम जो कहोगे मैं उस पर अमल करूंगी। तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी, लेकिन किसी तरह मुझे यहां से निकाल दो। उस तहरीर को पढ़ने के बाद मुराद ने हाथ के इशारे से लारा को तसल्ली दी। फिर अपनी कार ड्राइव करता हुआ होटल डीलक्स आ गया। अपने कमरे में पहुंचने के बाद वो बेड पर गिरकर उस हसीना के तसव्वुर में खो गया। उसने पहले तो सोचा कि कोई चक्कर ना हो, वो परदेश में आया हुआ है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। अगरचे वहाँ की पुलिस के बड़े बड़े अफसरान उसके दोस्त थे, फिर भी वो सोच समझकर कदम उठाना चाहता था। उसके दिमाग में यह सवाल भी उभरा कि एक सफ़ेद नस्ल की हसीना एक निगरों से मदद क्यों मांग रही है। उसकी कौम और रंग व नस्ल के कितने ही नौजवान उसे इस कैद से निकालने के लिए जान की बाजी लगा सकते हैं। इस सवाल का जवाब यही समझ में आया कि जब से निगरू मुसलमान आज़ादी हासिल करके दौलतमंद बनते जा रहे हैं, ये अंग्रेज़ लड़कियां काले रंग पर फिसलती जा रही हैं। लारा भी शायद यही सोचती होगी कि एक अंग्रेज़ से ज़्यादा उसे एक दौलतमंद निगरू के साए में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ये लारा के हुस्न की तासीर थी कि वो उसी की हिमायत में सोच रहा था, उससे हमदर्दी महसूस कर रहा था और उसके काम आना चाहता था। वो शाम तक हर पहलू से सोचता समझता रहा। फिर रात के खाने के बाद उसने कागज़ कलम उठाकर लिखा, मेरा नाम मुराद मसूदी है। मैं हीरे जवाहरात का सौदागर हूँ। टांगानिका का रहने वाला हूँ। अगर तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो इस ख़त के साथ जो कागजात हैं उन पर दस्तखत कर दो और अपनी तस्वीरें मुझे दो। मैं 24 घंटे के अंदर तुम्हारा पासपोर्ट तैयार करवा लूँगा। जाली सिविल मैरिज सर्टिफिकेट भी तैयार हो जाएगा। उसकी रूह से तुम मेरी बीवी कहलाओगी। फिर इस मुल्क से निकलते वक्त कोई हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकेगा। मैंने जो कुछ लिखा है उस पर फ़ौरन अमल करो। मैं खिड़की के नीचे खड़ा दस्तखतशुदा कागजात और तुम्हारी तस्वीरों का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर कल आधी रात को इसी तरह यहाँ आऊँगा। उस खत को उसने आधी रात के बाद खिड़की के रास्ते लारा तक पहुँचा दिया। 15 मिनट बाद उसे दस्तखतशुदा कागजात और तस्वीरें मिल गईं। दूसरी रात उसने हस्बे वादा लारा तक खबर पहुँचाई कि जाली सर्टिफिकेट के मुताबिक वो दोनों मियाँ बीवी बन चुके हैं। पासपोर्ट तैयार हो चुका है। अब वो तीसरी रात को ठीक 3 बजे खिड़की के नीचे आएगा और उसे वहाँ से निकाल कर ले जाएगा। इस अरसे में वो लारा को अच्छी तरह दोबारा ना देख सका, क्योंकि वो रात के वक्त खिड़की के नीचे जाता था और अंधेरे में वो वाज़े तौर से नज़र नहीं आती थी। पिछली रात उसने कार में बैठकर उसे करीब से देखा तो उसके दिल ने कहा, मैं हीरों का व्यापारी हूँ। बड़े बड़े कीमती हीरे मेरी निगाहों के सामने गुजरते रहते हैं, लेकिन ऐसा अनमोल हीरा मेरी ज़िंदगी में पहली बार आया है।
हीरा हाथों में आ गया था, लेकिन जौहरी अब तक उसे परख नहीं सका था। लारा रफ्ता रफ्ता मुअम्मा बनती जा रही थी। कोई न कोई ऐसी हरकत करती या कोई बात ऐसी कर देती जिसके बाइस वो आम लड़कियों से अलग नजर आती थी, बल्कि अब तो पुरस्कार नजर आने लगी थी। नाश्ता खत्म करने के बाद उसने सोचा कि इस हीरे को अब परखना ही चाहिए। कम से कम ये तो मालूम करना चाहिए कि फ्राइड और लॉरेंस ने उसे दूसरों के सामने बैठकर खाने पीने से क्यों मना किया है। उसने बैरे को बुलाकर बिल लाने के लिए कहा, फिर बैरे की वापसी का इंतजार करने लगा। केबिनों में ऑर्डर सप्लाई करने वाला बैरा एक ट्रे में दूध से भरा हुआ जग और शीशे का मग लेकर केबिन नंबर 4 में आया और उन्हें लारा के सामने मेज पर रखकर वापस चला गया। दरवाज़ा लगा हुआ था, लेकिन लारा ने उसे अंदर से बंद नहीं किया। उसका महबूब जल्द ही डाइनिंग हॉल से वापस आने वाला था। वो बड़ी एहतियात से जग उठाकर शीशे के मग में दूध उंडेलने लगी। कांच के बर्तनों में खाने पीने के लिए जिस सलीके और एहतियात की ज़रूरत होती है, वो सब उसे मालूम था। फिर क्यों उसे तन्हाई में खाने की ताकीद की गई थी? उसने मग उठाकर पहले आहिस्तगी से दूध की चुस्की ली, फिर ठहर ठहर कर एक एक घूंट पीने लगी। दूध हो या कोई मशरूब, पीने का यही तरीका होता है। बर्तन में सांस छोड़ते हुए खटाखट पीते रहना जहालत है। ऐसा जानवर करते हैं। वो एक मुहज्जिब लड़की की तरह बड़े सलीके से दूध पी रही थी। फिर क्यों उसे तन्हाई में खाने की ताकीद की गई थी? एक मग खाली करने के बाद उसने दूसरी बार उसे दूध से पुर किया। फिर उसे भी बड़े इत्मीनान से ठहर ठहर कर पीने लगी। कोई गैर मामूली बात नहीं हो रही थी, लेकिन जब उसने दूसरा मग खाली किया तो उसमें एक ज़रा सा दूध रह गया था और उस दूध की सफ़ेद रंगत बदल गई थी। उसका रंग कदरे सब्जी माइल हो गया था। दूध के उजले रंग में ये तब्दीली कैसे आई, ये कोई सियाना ही बता सकता था। वो शीशे का मग हाथ में लिए उठकर खड़ी हो गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई थी। उसने बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, मुराद तुम हो? दरवाज़ा बंद नहीं है, अंदर आ जाओ। मुराद दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। लारा दरवाज़ा खोलकर बाथरूम में चली गई। वो मेज़ के पास बैठकर दूध के जग को गौर से देखने लगा। इतने में वॉशरूम से वॉश बेसन में पानी गिरने और शीशे के बर्तन धोने की आवाज़ आई। उसने पूछा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? ये जो दूध का मग था ना, उसे धो रही हूँ। मुराद तेज़ी से चलता हुआ बाथरूम में गया। उस वक्त तक मग बिल्कुल साफ हो गया था। उसने कहा, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? यह मुलाजिमों का काम है। फ्राइड ने समझाया था कि मुझे खाना ख़त्म करते ही फ़ौरन अपने झूठे बर्तनों को खुद ही धोकर साफ कर देना चाहिए। क्यों? वो ऐसा क्यों कहता था? पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। जो बातें तुम्हें पुरस्कार बनाती हैं, तुम्हें उनके मुतालिक ज़रूर पूछना चाहिए था। मैंने कई बार पूछा था, मगर वो दोनों कहते थे कि इन बातों को जानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। वो हर रात मेरे दूध के खाली गिलासों को देखते थे। जब मैं उन्हें धोने जाती तो फ्राइड एक मोटी सी डायरी में कुछ लिखता रहता था। क्या तुम अपने झूठे बर्तन को देखकर ये मालूम नहीं कर सकती कि उसमें क्या ख़ास बात पैदा हो जाती है? मैंने धोते वक्त गौर किया है, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मुराद, तुम ऐसे सवालात ना करो, मुझे अपने आप से डर लग रहा है। वॉश बेसिन के ऊपर दीवार से आईना लगा हुआ था। उस आईने में वो खुद को देखकर सहम रही थी। यूं लगता था जैसे अब तब में रोना शुरू कर देगी। उस सहमी हुई हिरनी को देखकर किसे प्यार ना आता। मुराद ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सर और पुश्त को सहलाने लगा। मेरी जान, मैं ये नहीं चाहता कि तुम डर जाओ या खुद को अपनी नज़रों से गिरा लो। अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। इतना कहकर वो दिल ही दिल में कहने लगा, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन अपने तौर पर मालूमात हासिल करूंगा। जिसे मैं शरीके ज़िंदगी बना रहा हूं, वो बहुत पुरस्कार है। इसने दूध पीने के बाद शीशे के मग को फौरन धो डाला है। वो वॉश बेसिन में रखे हुए मग को देखने लगा। नल खुला हुआ था और पानी तेजी से उस पर गिरता जा रहा था। उसने नल को बंद करने के बाद मग उठाकर कहा, आओ बाहर चलें, मेरे सामने बैठकर थोड़ा सा दूध और पी लो। अब मैं नहीं पीऊंगी, इनकार न करो। मेरा तुम्हारा जन्म भर का साथ है। तुम्हें मेरे सामने बैठकर खाना पीना चाहिए। मैं इनकार नहीं करूंगी, मगर अभी तो मेरा पेट भर गया है। मैं एक घूंट भी नहीं पी सकती। अब वो ज़बरदस्ती उसे पीने पर मजबूर करता तो वो फिर सहम जाती। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, 1 घंटे बाद पी लेना। वो उसे अपने एक बाजू के हल्के में लेकर बाथरूम से बाहर निकला। फिर उसे एक बर्थ पर बिठाते हुए बोला, यहाँ आराम से लेट जाओ। तुम्हें कुछ देर पुरसुकून रहना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने यहाँ कुर्सी पर बैठा रहूँगा।
वो उसके पास से हटने लगा तो लारा ने फौरन ही उसका हाथ थाम कर कहा, नहीं मुराद, मेरे करीब रहो, मुझे सीने से लगाओ, यकीन दिलाओ कि मैं भी एक इंसान हूं। मुराद ने झुककर उसकी पेशानी को चूम लिया और उसे आराम से बर्थ पर लिटा दिया। वो एक दूसरे को टिकटिकी बांधे देखने लगे। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। केबिन में अथाह खामोशी छा गई थी। मग धुलने के बाद दोबारा दूध के जग के पास रख दिया गया था। लारा का वजूद भी शीशे के मग की तरह शफाफ और चमकीला नजर आ रहा था। चमकदार चीज अपनी तरफ खींचती है, वो भी खींचता चला गया। लारा बेतरतीब सांसों के साथ बुड़बुड़ा रही थी। मुराद ने उसकी बुड़बुड़ाहट पर तवज्जो नहीं थी, लेकिन जब उसके खुलते बंद होते लबों की हिद्दत को महसूस करने के लिए झुका तो चौंक पड़ा। वो अंग्रेज लड़की मशरकी अफ्रीका की एस्वाहिली जबान बोल रही थी। मुराद ने उसे झंझोड़ कर कहा, लारा, तुम ये जबान कैसे बोल रही हो? ये मेरी मातृ जबान है, तुम कैसे जानती हो? वो हड़बड़ा कर उसका मुंह तकने लगी। क्या मैं अभी कुछ कह रही थी? हाँ, तुम मेरी जबान में मुझसे कह रही थी, मेरे महबूब, मैं मर जाना चाहती हूं, मुझे अपने प्यार से मार डालो। लारा ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, बाय गॉड, मैं कुछ नहीं जानती कि क्या कह रही थी, मुझे मत सताओ, ऐसी बातें ना करो। अचानक एक धड़ाके से केबिन का दरवाजा खुला और मुराद उछलकर खड़ा हो गया। दरवाजे में एक नीगरू हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा सफाकी से मुस्कुरा रहा था। वो दरवाजे को जिस तरह लात मारकर अंदर आया था, उसी तरह अपने पीछे लात से दरवाजा बंद करते हुए क़हक़हा लगाते हुए बोला, मुराद मसूदी, क्या हाल चाल है? तुम समझ रहे थे कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? मेरे बच्चे, इंतकाम की आग कभी नहीं बुझती। लौरा सहम कर बर्थ की दीवार से चिपक गई थी। मुराद ने रिवॉल्वर की तरफ देखते हुए कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई कि पिछली बार तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। मर्द हो तो रिवॉल्वर जेब में रख लो, फिर मैं तुम्हारी खैरियत पूछ लूंगा। नहीं मुराद, ये रिवॉल्वर ही तुम्हें मेरे साथ आजिज़ी से पेश आने पर मजबूर करेगा। वैसे ये लड़की लाखों में एक है, कहाँ से उड़ा कर ला रहे हो? बकवास मत करो, अपना मतलब बयान करो। हाँ, अपना मतलब बयान करूंगा, लेकिन यहां नहीं। ये 7 वाला केबिन मेरा है, वहां चलो। जो कहना है यहीं कहो। नहीं टूटू, जो कह रहा हूं वही करो, वरना इस हसीना के मक्खन जैसे बदन में एक गोली उतर जाएगी। वो मोहतात अंदाज में चलता हुआ लारा के पीछे आकर खड़ा हो गया और रिवॉल्वर की नाल लारा की गर्दन से लगा दी और बोला, तुम्हारी जरा सी हिमाकत इस लड़की को खत्म करा देगी, इसलिए शराफत से बाहर चलो। अभी केबिन के सामने सन्नाटा है, कोई हमें देखने वाला नहीं है। तुम पहले यहां से निकलकर मेरे केबिन में दाखिल हो जाओ, उसका दरवाज़ा खुला रखना। मैं तुम्हारे पीछे इस लड़की के साथ वहां आऊंगा। अगर तुम किसी को आवाज़ दोगे या कोई चालाकी दिखाओगे तो ये देखो। मुराद ने देखा, वो रिवॉल्वर के ट्रैगर पर उंगली का हल्का सा दबाव डाल रहा था। मुराद फौरन ही हुक्म की तामील के लिए बाहर चला गया। बाहर वाकई सन्नाटा था। जब वो दूसरे केबिन में दाखिल हुआ तो लारा भी रिवॉल्वर की जद में उसके पीछे चली आई। केबिन का दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। तमाम केबिन एक जैसे थे। उस केबिन में ज़रूरियात का सामान भी मुराद के केबिन जैसा था, अलबत्ता शराब की बोतल और शीशे के जाम का इजाफा हो गया था। दोनों चीज़ें एक मेज़ पर रखी हुई थीं। निगरों ने कहा, मुराद, बर्थ के ऊपर एक हथकड़ी रखी हुई है, उसे कलाई में डालकर बर्थ के रॉड से लगा दो। चलो, हरी आप। मुराद ने बड़ी बेबसी से लारा को देखा। कोई ऐसा मौका हाथ नहीं आ रहा था कि वो दुश्मन के रिवॉल्वर पर झपट कर अपनी महबूबा को अपनी पनाह में ला सकता। उसकी जरा सी हरकत लारा को जिंदा से मुर्दा बना सकती थी। बहुत मजबूर होकर उसने हथकड़ी पहन ली और एक हाथ को बर्थ के आनी रॉड से बांध लिया। नेगरू ने उसके दूसरे हाथ से हथकड़ी की चाबी ले ली और रिवॉल्वर को जेब में रखते हुए बोला, तुम मेरी मंगेतर को भगा कर ले गए थे, जानते हो मेरी कितनी रुसवाई हुई थी? मुराद ने कहा, मैं उसे भगा कर नहीं ले गया था, वो खुद ही मेरे पास आई थी, फिर वो मेरे पास से भी भाग गई। तुम एक हरजाई औरत के लिए मुझसे दुश्मनी कर रहे हो। वो हरजाई नहीं थी, तुमने उसे हरजाई बना दिया। अब मैं तुम्हारी उस हसीन महबूबा को तुम्हारे सामने हरजाई बनाऊंगा। निगरू ने यह कहते हुए लारा को आगोश में लेना चाहा, लेकिन वो तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकल गई। मुराद ने चीख कर कहा, लारा को हाथ न लगाओ, मेरे दुश्मन हो, मुझसे जो चाहो सलूक करो। निगरू ने सख्त लहजे में कहा, अगर अब तुमने अपनी जबान खोली तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। वो मुराद को धमकी देकर लारा की तरफ बढ़ा, फिर ठिठक गया। वो खड़ी खड़ी अजब मस्ती के आलम में छूब रही थी। उसका चेहरा लाल भभूका था और वो आंखें बंद किए बुड़बुड़ा रही थी।
मामा यांगो, मीमी नटाकासा, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मुराद भी हैरानी और तशवीश से उसे देख रहा था। वो उसकी मातरी जबान में बोल रही थी। उसके अल्फाज अमरीकी नीगरों की समझ में नहीं आ रहे थे। वो बड़ी तवज्जो से उन्हें सुनने और समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक लारा दोनों बाहें फैलाकर उसकी तरफ पड़ी तो वो खुशी से खिल गया। कोई हसीना झूम झूम कर लहरा लहरा कर पास आए तो जज्बात और ज्यादा मचल जाते हैं। उसने लारा को बाजुओं में समेट लिया। लारा ने चेहरा ऊपर करके अपने फड़कते हुए लबों को उसके चेहरे के सामने कर दिया। नीगरू उन पर झुका मगर तड़प कर पीछे हटा और लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके हलक से ऊंक ऊंक की आवाज निकल रही थी। शायद वो चीखना चाहता था लेकिन उसकी आवाज डूबती जा रही थी। वो लकड़ी के फर्श पर तड़पता हुआ दहशत से दीदे फैलाए लारा को देख रहा था। मुराद भी हैरत से आंखें फाड़े अपनी दिल नवाज महबूबा को देख रहा था। वो दोनों हाथों से सर थामे दो जानों फर्श पर बैठ गई थी और बेखुदी से आगे पीछे झूल रही थी। फिर वो भी फर्श पर लुढ़क गई। नीगरू के सियाह चेहरे पर सफ़ेद दीदे फैलकर अब मुराद के चेहरे पर जमे थे। वो पूछ रहे थे, यांगो टूटू, तो इस नागन को प्यार करके जिंदा कैसे रह जाता है? वो सवालिया दीदे हमेशा के लिए साकित हो गए मगर एक सवाल मुराद के जहन में उतार गए। क्या वो एक नागन से मोहब्बत कर रहा था? मगर अब वो वैसी ही मासूम नजर आ रही थी। उस पर छाई हुई मस्ती उतर गई थी। वो फर्श पर पड़ी हुई होले होले सांस लेती हुई केबिन को यूं देख रही थी जैसे पहली बार जन्म लेकर इस दुनिया को देख रही हो और सोच रही हो कि वो थोड़ी देर पहले कहाँ थी और अब कहाँ आ गई है। केबिन में गहरी खामोशी थी। जहाँ से मौत के कदम गुजरते हैं वहाँ ऐसा ही सन्नाटा छा जाता है। मुराद बर्थ के रॉड से बंधा अपने दिलो दिमाग के तराजू पर लारा की मोहब्बत को तोल रहा था। तराजू के एक पलड़े में मोहब्बत थी, दूसरे पलड़े में तशवीश और दहशत थी। कोई भी साहिब अकल दीदा व दानिस्ता एक नागन को गले का हार नहीं बना सकता और वो ला इल्मी में उसे गले लगाकर बीच समंदर में ले आया था। अब उसे छोड़कर इस जहाज की छोटी सी दुनिया से बाहर नहीं जा सकता था। थोड़ी देर बाद उस नागन ने सर उठाकर अपने महबूब को देखा, फिर बल खाकर उठ बैठी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में प्यार का समंदर मौजे मार रहा था। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बेजान नीगरी को देखकर सहम गई। जल्दी से फर्श पर खिसकती हुई मुराद के पास आकर उससे चिपक गई। मुराद घबराकर पीछे हटना चाहता था लेकिन हथकड़ी ने उसे दूर हटने की इजाजत नहीं दी। लारा ने उससे लिपटकर नीगरू की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तो शायद सो गया है। इसके उठने से पहले यहां से भाग चलो वरना ये फिर रिवॉल्वर निकाल लेगा। मुराद बड़ी हैरानी और परेशानी से सोचने लगा, क्या ये नहीं जानती कि दुश्मन को उसके फूल से लबों ने हलाक किया है? क्या ये अपने अंदर के जहर से वाकिफ नहीं है? हाँ, यही बात थी। फ्राइड और लॉरेंस ने उसे कभी उसकी असलियत नहीं बताई थी। फिर वो कैसे समझ सकती थी कि उसने अभी जुनून की हालत में एक आदमी को डस लिया है? अगर किसी को ख्वाब में चलने की आदत है और वो इस हालत में किसी को खंजर से हलाक कर दे तो वो इस अमल से कातिल तो कहलाएगा मगर बेदारी की हालत में खतरनाक नहीं समझा जाएगा। लारा भी अब बेदारी की हालत में थी। ऐसे वक्त में वो खतरनाक नहीं कही जा सकती थी। वो मासूम और हमदर्दी की मुस्तहिक थी। मुराद देख रहा था कि वो उसके सीने से लगी हुई है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है बल्कि उसकी पनाह में आकर अभी तक मुर्दा दुश्मन के रिवॉल्वर से सहमी जा रही है। ऐसी सहमी हुई चिड़िया को अपनी छांव में लरसता देखकर उसका दिल हमदर्दी से भर गया। उसने लारा के सर को सहलाते हुए और उसे पुचकारते हुए कहा, लारा घबराओ नहीं, अब ये नहीं उठेगा। तुम इसकी जेब से हथकड़ी की चाबी निकाल कर ले आओ। वो खौफ से थर थर कांपने लगी। नहीं नहीं के अंदाज में सर हिलाने लगी। अजीब मासूमाना अंदाज था। जिसे हलाक कर चुकी थी उसी से खौफ खा रही थी। मुराद ने उसे थपक थपक कर तसल्ली दी, डरो नहीं, मेरी बात का यकीन करो। तुम वहां जाकर उसे ठोकर मारोगी तब भी वो नहीं उठेगा। वो मर चुका है। मर चुका है? कैसे? लारा ने हैरानी से पूछा। ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी यहां वक्त जाया ना करो। फौरन इसकी जेब से चाबी निकाल कर ले आओ वरना हम फिर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे। लारा उसके पास से हटकर लाश के पास गई, उसे डरते डरते हाथ लगाया। फिर इत्मीनान हुआ तो उसकी जेब से चाबी निकाल कर ले आई। मुराद ने हथकड़ी से आज़ाद होने के बाद नीगरू की लाश को करीब आकर गौर से देखा। उसके सियाह रंग में जहर की नीलाहट खुल गई थी। उसने जेब से रुमाल निकालकर अपनी एक हथेली में लपेटा और हर उस जगह को साफ किया जहां उसकी और लारा की उंगलियों के निशानात पाए जा सकते थे। फिर लारा का हाथ पकड़कर दरवाजे तक आया। फिर उसने दरवाज़ा खोलकर खुद बाहर देखा। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। वो फौरन लारा का हाथ पकड़कर खींचता हुआ उस केबिन से निकलकर अपने केबिन में पहुंच गया। दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद वो थके हुए अंदाज में बर्थ पर आकर बैठ गया।
और पीछे की तरफ लकड़ी की दीवार से टेक लगाकर सोचने लगा कि वो अभी किन हालात से गुजरा है। एक दुश्मन ने उसे जेर कर लिया, मगर महबूबा ने उस दुश्मन को दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिए उसे टस लिया था। हसीन औरत को मजाजन नागन कहा जाता है और वो अपनी आंखों से अपनी हसीन महबूबा को एक नागन का किरदार अदा करते हुए देख चुका था। वो लारा को गहरी तशवीश भरी नज़रों से देखने लगा। वो उसके कदमों के पास फर्श पर बैठी हुई थी और उसके घुटनों पर थोड़ी रखे बड़ी मासूमियत से उसका मुंह तक रही थी। वो बर्थ पर से खिसक कर फर्श पर आ गया। उसके गोरे गोरे हाथ को अपने काले हाथों में लेकर कहने लगा, लारा, ये दुनिया कैसी है तुम नहीं जानती। तुम ये भी नहीं जानती कि तुम खुद क्या हो। फ्राइड और लॉरेंस ने तुमसे तुम्हारी असलियत छुपाकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें बताता हूं कि वो तुम पर एक जहरीला तजुर्बा कर रहे थे। उस तजुर्बे के तहत उन्होंने तुम्हें निस्फ औरत और निस्फ नागन बना दिया है। वो हैरानी से बुड़बुड़ाने लगी। नागन? सांप? अजदहे? मुझे समंदर की लहरें याद आ रही हैं। मैं उन लहरों में यही सब कुछ देख रही थी, मगर वो तो जहरीले होते हैं। तुम्हारे अंदर भी जहर है लारा। मेरे अंदर जहर है? कैसे? ये मैं नहीं जानता। फ्राइड तुम्हें इसीलिए तन्हाई में खाने पीने के लिए कहता था। मेरा अंदाजा है कि तुम्हारे झूठे खाने या झूठे बर्तन में जहर के असरात देखे जा सकते हैं। लारा ने दूध के जग की तरफ देखा, फिर मुराद से कहा, मुझे यकीन नहीं आता। क्या मैं मग में दूध पीकर तुम्हें दिखाऊं? अब इसकी जरूरत नहीं रही। मैंने उस निगरू को देख लिया है जो पास वाले केबिन में मुर्दा पड़ा है। वो तुम्हारे जहर से ही हलाक हुआ है। लारा शदीद हैरानी से दम बखुद होकर जरा पीछे हट गई और मुराद को बेयकीनी से देखने लगी। यकीन करो लारा, हो सके तो याद करो कि तुम उस निगरो के करीब कैसे गई थीं और किस तरह टस लिया था। वो इनकार में सर हिलाते हुए बोली, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं कुछ नहीं जानती कि वो कैसे मर गया। तुम मुझे खौफजदा कर रहे हो मुराद। नहीं मेरी जान, मेरे पास आओ, डरो नहीं। उसने करीब खिसक कर लारा को अपने एक बाजू में लिया। देखो, अगर तुम अपने लिए या मेरे लिए खतरनाक होती तो मैं कभी तुम्हें अपने करीब ना आने देता, तुमसे दूर भाग जाता। लेकिन मैं तुम्हारे करीब हूं, अपने दिल से खौफ निकाल दो। वो उसके सीने से सर लगाकर बोली, हाँ, तुम्हारे करीब रहकर मुझे डर नहीं लग रहा है। मुझे अपने आप से अलग ना करो मुराद। मेरी जान, तुम मेरी जिंदगी हो और जिंदगी मरने के बाद ही जुदा होती है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बता रहा हूं कि तुम अंदर से क्या हो। इसे समझो, इसे तस्लीम करो। खौफ खाने के बजाय मोहतात रहना सीखो। मोहतात रहकर तुम एक आम सी लड़की बनी रहोगी। कोई तुम्हें खतरनाक नहीं समझेगा। लारा ने सीने पर से सर उठाकर कहा, हाँ, अब मेरी समझ में आ रहा है कि वो लोग मुझे दुनिया वालों से छुपाकर क्यों रखते थे। तुम मेरे बारे में जो कुछ भी कहोगे मैं उसे तस्लीम कर लूंगी। तुम इतना बता दो कि मेरा जहर इस निगरू के जिस्म में कैसे पहुंच गया। तुम्हें याद है वो बदमाश तुम्हें जबरदस्ती बाजुओं में जकड़ रहा था? तुम गुस्से से तिल मिलाकर उससे दूर हट गई थी। हाँ, मुझे सिर्फ इतना ही याद है। उसकी गिरफ्त से निकलते ही मुझे इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया था कि फिर मुझे कुछ याद न रहा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं कहाँ खो गई थी। तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि शदीद गुस्से की हालत में तुम होश व हवास खो बैठती हो। तुम अपने वजूद की निस्फ औरत को भूल जाती हो और निस्फ नागन के रूप में जहरीली बन जाती हो। लारा, मेरे एक सवाल का ईमानदारी से जवाब दो। क्या तुम कभी गुस्से की हालत में मेरे लिए भी नागन बन जाओगी? नहीं नहीं मुराद, नहीं। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। लाल कोठी के कैद खाने में बिल्कुल मैं अधूरी थी, तुम्हें पाकर मुकम्मल हो गई हूं। अगर तुम्हें ज़रा भी नुकसान पहुंचा तो मैं टूट जाऊंगी। इससे पहले कि मेरा जहर तुम तक पहुंचे मैं खुद ही मर जाऊंगी। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तो बताओ मैं कहाँ जाऊं? इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगा। मुराद ने उसकी ढारस बंधाने के लिए उसकी थोड़ी ऊपर उठाई तो दोनों के चेहरे एक दूसरे के करीब आ गए। उस मासूम लड़की की आंखों में मोहब्बत की प्यास थी। वो इल्तिजा आमेज लहजे में बोली, मुझे अपने आप से एक लम्हे को जुदा ना करना मुराद। लारा के रस भरे गुलाबी होंठ होले होले लरस रहे थे, तरस रहे थे, अपने महबूब को पुकार रहे थे कि सोच क्या रहे हो? लोग तो इश्क में जहर का प्याला होंठों से लगा लेते हैं, फिर तुम क्यों सोचते हो कि मेरे लबों में जहर है? जहर कहाँ नहीं होता, इंसान की नफरत में भी होता है और मोहब्बत में भी। फ़र्क इतना है कि इश्क का जहर बड़ी मोहब्बत से बहुत आहिस्ता आहिस्ता मारता है। मुराद एकदम घबरा गया। मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। तुम जुनून और बेखुदी में मेरे उस दुश्मन की तरफ बढ़ गई थी।
तुम्हारा चेहरा उसकी गर्दन तक पहुंचा था। फिर पता नहीं तुमने अपना जहर उसके जिस्म में कैसे दाखिल कर दिया। मेरा ख्याल है कि जहर तुम्हारे दांतों से खारिज होता है। तुमने दांतों से उसके गले पर काट लिया होगा। इस तरह वो मर गया। लारा हैरानी और दुख भरी नजरों से उसे देख रही थी। उसकी बातें सुनते ही कभी अपने लबों पर उंगलियां फेर रही थी और कभी अपने दांतों को छू रही थी। वो रूहान सी होकर कहने लगी, ए जहर, ए मेरे प्यार के कातिल, तू कहाँ छुपा है? मेरे अंदर रहकर मेरे ही प्यार के जज्बों को हलाक कर रहा है। मैं तुझे अपने वजूद से कैसे नोच कर फेंक दूं? मुराद ने पूछा, क्या ऐसी हालत में तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं? वो जवाब क्या देती? उसकी आंखों के आंसू जवाब देने लगे। हाय मुराद, तुम्हें मोहब्बत से कैसे मारूं? तुम ही बताओ मुराद। उसकी सवालिया निगाहों के सामने मुराद की नजरें झुक गईं। वो लामतनाही परेशानियों में घिर गया था। लारा से खुद को बचाना भी था। उसे यकीन भी दिलाना था कि वो प्यार के काबिल है, खतरनाक नहीं है। उसे झूठी तसल्लियां देकर उसकी दिलजोई करना थी। उसके जहर को दूसरों की नजरों से छुपाकर भी रखना था, वरना पलक झपकते ही राज खुल जाता कि नीगरू को उस नागन ने टस लिया है। शाम तक मुसाफिरों में खासी दहशत फैल गई कि एक मुसाफिर के जिस्म में किसी तरह जहर फैल गया है। उसके खाने में जहर मिल गया था या शराब में, या उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया था। जहाज का डॉक्टर भी कोई बात यकीन से न कह सका। नीगरू के केबिन में जो शराब थी उसमें जहर नहीं था। समंदर के बीच एक जहाज में कहीं से जहरीला सांप भी नहीं आ सकता था। अक्सर मुसाफिरों को यह शुबा हो गया कि जहाज में जो खाने पकाए जाते हैं उनमें कोई डिश जहरीली है। इसी शुबे के तहत कितने ही मुसाफिरों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। जहाज का अमला उन्हें यकीन दिलाने लगा कि तमाम खाना डॉक्टरी मुआयने के बाद उनके सामने पेश किया जाता है। मुराद ने लारा को समझा बुझाकर उसे केबिन में ही कैद कर दिया था। उसके लिए वहीं खाना मंगवाता था। केबिन से कभी कभी उसे अपने साथ लेकर बाहर निकलता था। दूसरों को इतना मौका नहीं देता था कि कोई उससे बात भी कर सके। वो बाथरूम में जाकर लारा के झूठे बर्तन खुद ही धोता था। इस बात पर बैरे ने हैरानी जाहिर की तो उसने भारी टिप देकर खामोश कर दिया। मेरी बीवी अपना काम अपने हाथों से करने की आदी है। खाना भी खुद ही पकाती है। चूंकि सफ़र के दौरान पकाने की सहूलतें नहीं हैं, इसलिए ये सिर्फ बर्तन धोने और अपने केबिन की सफाई खुद ही करने पर इक्तिफा कर रही है। ये बात बैरे की समझ में आ गई। झूठे बर्तनों को खुद ही साफ कर लेने से खामखा किसी को यह शुबा नहीं हो सकता था कि उनके बर्तनों का खाना जहरीला हो जाता है। मुराद किसी न किसी तरह अपनी जहरीला महबूबा को केबिन से बाहर की दुनिया से महफूज रख रहा था, मगर केबिन के अंदर वो उसके हुस्न व शबाब की फितना अंगेजियों को देख देख कर तड़पता रहता था। जहाज के मुसाफिरों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी थी, मगर वो अपने सामने खाना रखकर भूख हड़ताल कर रहा था। लारा का भी यही हाल था। रातों को उसकी आंखों से नींद उड़ जाती थी। मुराद जब भी अपने बर्थ पर करवट बदल कर उसकी बर्थ की तरफ देखता तो उसे हमेशा जागते हुए पाता। वो प्यासी तकिए पर सर रखे एक टुक उसे ही देखती रहती थी। उसकी खामोश आंखें पूछती रहती थीं, अगर मौत मेरी तरह खूबसूरत होती है तो इस खूबसूरत बला से कब तक बचते रहोगे? 5 दिन और 5 रातों की तवील थका देने वाली और तड़पा देने वाली तन्हाइयाँ गुजारने के बाद अल्जीरिया की बंदरगाह पर उनका बहरी सफ़र ख़त्म हो गया। मुराद दूसरे इंसानों की भीड़ से घबराने लगा था। हर लम्हे ये धड़का लगा रहता था कि कहीं कोई लारा की असलियत को न समझ जाए, इसलिए वो उसे लेकर दूसरे ही दिन एक फ़्लाइट के ज़रिए टांगानीका पहुंच गया। लारा कुछ बुझी बुझी सी थी, हर वक्त सोच में डूबी रहती थी। ये बात उसकी समझ में आ गई थी कि मुराद भी फ्राइड और लॉरेंस की तरह उसे दुनिया वालों से दूर रखने की कोशिश करता रहता है। मुराद कभी उसका हाथ थाम कर और कभी अपने सीने से लगाकर समझाता था, मेरी जान, मैं तुम्हें दुनिया वालों से दूर कर देता हूं, मगर अपने सीने से लगाकर रखता हूं। मैं तुम्हारे अंदरूनी जहर को समझने के लिए किसी बहुत बड़े डॉक्टर से रुजू करूंगा। अगर तुम्हारा इलाज मुमकिन होगा तो तुम्हारे अंदर से जहर की आखिरी बूंद को भी ख़त्म करने के लिए मैं अपनी दौलत पानी की तरफ बहा दूंगा। मगर डॉक्टर भी ऐसा होना चाहिए था जो रास्तार बनकर रहे, लारा के जहर को आम ना करे, चुपचाप उसका जहर निचोड़कर उसे प्यार के काबिल बनाते। ऐसे काबिल एतमाद डॉक्टर की तलाश करते हुए कितने ही दिन गुजर गए। शहर के बाहर उसकी एक शानदार कोठी थी। कोठी की बालकोनी से दूर पहाड़ों का सिलसिला नजर आता था। लारा को मालूम नहीं उन पहाड़ों से क्या दिलचस्पी थी। वो बालकोनी में आकर घंटों उस तरफ घूरती रहती थी। पहले दिन उसने मुराद से पूछा था, इन पहाड़ों के पीछे क्या है? मुझे वहां ले चलो। इन पहाड़ों के पीछे पुरानी दुनिया के वहशी कबीले आबाद हैं, वहां जाकर क्या करोगी?
तुम्हारा इलाज हो जाने के बाद तुम्हें मुहस्सिब दुनिया की सैर कराऊंगा। उसकी दिलजोई के लिए शाम के वक्त अस्तबल से घोड़े निकालकर एक पर उसे बिठाता और दूसरे पर खुद बैठकर वो दूर तक सैर करने के लिए निकल जाते। एक रात अचानक ही उसकी आंख खुल गई। दूर पहाड़ों की तरफ से ढोल पीटने की आवाज़ें आ रही थीं और लारा अपने बिस्तर पर नहीं थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। बालकोनी में नीम तारीकी थी। लारा की सफ़ेद नाइटी हवा में लहरा रही थी। वो बिस्तर से उतरकर तेजी से चलता हुआ बालकोनी में आया। लारा गुमसुम खड़ी दूर पहाड़ों की तरफ पल के झपकाए बगैर देखे जा रही थी। उसका चेहरा किसी अंदरूनी जोश से तमतमा रहा था। उसके जबड़े यूं सख्त हो गए थे जैसे वो दांत पर दांत जमाए अपने जहर को पहचान रही हो। मुराद को याद आया, लारा ने कहा था कि ढोल की आवाज़ उसे दूर किसी अजनबी दुनिया में ले जाती है। उस दुनिया में नंगे वैशी हाथों में नेज़े लिए ढोल ताशे की ताल पर रक्स करते रहते हैं। उसकी बात याद आते ही मुराद तशवीश भरी नज़रों से कभी उसे और कभी दूर पहाड़ों को देखने लगता। फिर उसने लारा को आवाज़ दी, लेकिन लारा वहां जहनी तौर पर मौजूद होती तो उसकी आवाज़ सुन लेती। वहां सिर्फ उसका जिस्म मौजूद था। उनके दरमियान जैसे शीशे की एक मोटी सी दीवार खड़ी हुई थी जिसके पार वो उसे देख सकता था मगर अपनी आवाज़ नहीं पहचान सकता था। उसने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रखा। वो टस से मस ना हुई। उसे आहिस्तगी से हिलाया। वो पहाड़ के पीछे से वापस नहीं आई। फिर उसने उसे झंझोड़ डाला, लारा तुम्हें क्या हो गया है, मेरी तरफ देखो। वो चौंक कर वापस आ गई। पहाड़ों की तरफ से नजरें हटाकर उसे देखने लगी। अजीब वहशतज़दा सी आंखें थीं। पहले चंद सातों तक वो मुराद को न पहचान सकी। फिर कुछ होश आया तो चारों तरफ देखते हुए बोली, वो लोग कहाँ हैं? अभी मेरे चारों तरफ नेज़े लिए नाच रहे थे। उसने अपनी महबूबा के हसीन मुखड़े को दोनों हथेलियों में लेकर कहा, होश में आओ लारा, तुम जगती आंखों से भी ख्वाब देखती हो। चलो आओ अपने बिस्तर पर आराम से सो जाओ। तुम्हें ढोल की आवाज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो उसे सहारा देकर बेड के पास ले आया। वो वहां से भी पलटकर बालकोनी की तरफ देखने लगी। ढोल की आवाज़ कमरे में पहुंच रही थी। मुराद उसे एक हाथ से थामे रहा, दूसरे हाथ से उसने रिकॉर्ड प्लेयर ऑन कर दिया। उसकी आवाज़ बढ़ाती। दूसरे ही लम्हे शोर मचाते हुए ऑर्केस्ट्रा के सामने दूर से आने वाली ढोल की आवाज़ें गुम हो गईं। थोड़ी देर तक वो नीमवा आंखों से रिकॉर्ड प्लेयर को देखती रही और इंतज़ार करती रही कि शायद ढोल की आवाज़ दोबारा सुनाई देगी। फिर मुतमईन होकर मुराद के शाने पर सर रखते हुए बोली, तुम कितने अच्छे हो। ढोल की आवाज़ को भगा दिया, वरना वो आवाज़ मुझे भगा कर ले जा रही थी। मालूम होता है मैं बहुत दूर से वापस आ रही हूं। हाय मेरा बदन टूट रहा है, मुझे सुला दो मुराद। वो मुराद के सीने से लग गई। उसके दिल की धड़कनें डूब रही थीं और उभर रही थीं। वो उभर उभर कर मुराद की क़ुव्वत बर्दाश्त को ललकार रही थीं। मुराद ने उसे अपने दोनों बाजुओं में उठाकर पलंग पर लेटा दिया। लेटते ही लारा ने दोनों बाहें उसकी गर्दन में डालकर उसे जकड़ लिया और कहने लगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुराद ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर लारा की चिकनी बाहें सांप की तरह उससे लिपट गई थीं। वो चाहता तो ताकत आजमाकर एक ही झटके से आज़ाद हो जाता, लेकिन लारा के दिल पर चोट लगती कि वो हिकारत से या फिर खौफ के बाइस उससे अलग हो गया है। उसने बड़ी नरमी से पूछा, लारा क्या तुम मुझे प्यार करोगी? हाँ मुराद, मैं मर रही हूं, एक बार प्यार कर लेने दो। अगर तुम मर रही हो तो फिर प्यार से मुझको मारकर जिंदा रहो। लारा की बाहों की गिरफ्त अचानक ढीली पड़ गई। वो भला अपने महबूब को कैसे मार सकती थी? जहर याद आया तो वो करवट बदल कर रोने लगी। उसकी महरूमियाँ, नामुरादियाँ, मासूमियत और उसके आंसू देखकर पत्थर दिल भी पसीज जाता। मुराद का दिल भी रोने लगा था। उसने उसी वक्त मुसम्मम इरादा कर लिया कि दूसरे दिन किसी तजुर्बेकार डॉक्टर को $50,000 का लालच देकर उसे अपना राजदार बना लेगा और लारा का इलाज शुरू करा देगा। दूसरी शाम वो घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। उसी वक्त फ्राइड और लॉरेंस वहां पहुंच गए। मुराद ने उन्हें डाइनिंग रूम में बिठाकर कहा, अगर तुम दोनों लारा के मैके वाले बनकर आए हो तो आराम से बैठो, वरना चले जाओ। अब वो मेरी बीवी है, तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। फ्राइड ने कहा, लारा मेरी बेटी है, तुम्हारी बीवी बनने के बाद भी वो मेरी बेटी रहेगी। मैं उसे वापस ले जाने नहीं आया हूं, लेकिन तुम्हें खिलाफ तवक्को जिंदा देखकर ये यकीन से कह सकता हूं कि तुम दोनों के दरमियान मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं है। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? हाँ, मैं लारा की असलियत से वाकिफ हो गया हूं। अभी मैं इस सिलसिले में किसी बड़े डॉक्टर से मशवरा करने जा रहा हूं। ऐसी गलती ना करना। देखो, वो मेरी बेटी है और तुम्हारी बीवी है। हम दोनों का फ़र्ज़ है कि उसे जहरीली लड़की की हैसियत से मुश्तहर ना करें। अगर किसी भी डॉक्टर को मालूम हो जाएगा तो वो इस केस को ख़तरनाक कहकर डॉक्टरों की एसोसिएशन तक पहुंचा देगा।
फिर इसकी ज़रूरत ही क्या है? ये लॉरेंस मेरा साथी बहुत तजुर्बेकार डॉक्टर है और मैं भी एक माहिर स्नैक चार्मर हूँ। बचपन से जहरीले सांपों से खेलता आया हूँ। जवानी में मज़ीद तजुर्बात हासिल करने के लिए अफ्रीका के जंगलात में 5 साल गुजारे हैं। मैं यहाँ तुम्हारे शहर में भी आया था। तुम्हारे इस कमरे की खिड़की से जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, मैं उनके पीछे भी गया था। तुमने लारा को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं यकीन से कहता हूँ कि लारा का दिमाग कभी कभी उन पहाड़ों की तरफ भटक जाता होगा। उसकी ये बात सुनकर मुराद की दिलचस्पी बढ़ गई। वो सोफे पर बैठते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो। वो कई बार इन पहाड़ों के पीछे जाने की जिद कर चुकी है। मैं उसे समझाता हूँ कि वहाँ वहशी कबीले आबाद हैं। हमारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। पिछली रात उस तरफ से ढोल बजने की आवाज़ें आ रही थीं। उस वक्त लारा की अजीब हालत हो गई थी। वो मुझे नहीं पहचान रही थी, सिर्फ उस आवाज़ को सुनती जा रही थी। फ्राइड ने सर हिलाकर कहा, मैं जानता हूँ उस पर किस किस्म का दौरा पड़ता है। तुम नीगरू हो। तुम इतना तो जानते हो कि एक वहशी कबीला दूसरे दूर दराज के वहशी कबीले तक ज़रूरी पैगामात पहुँचाने के लिए मखसूस ताल पर ढोल बजाता है। वो ढोल की इशारती ज़बान से बातें करते हैं। हाँ, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, उनके तौर तरीके जानता हूँ, मगर ढोल की इशाराती ज़बान कभी समझ में नहीं आई। तो फिर इतना ही समझ लो कि वो ढोल की खुफिया ज़बान के ज़रिए लारा को पुकार रहे हैं। मुराद का मुंह हैरत से खुल गया। उसे याद आया कि लारा ढोल की आवाज़ कितने इन्हिमाक से सुन रही थी, जैसे अनजाने बुलावे को समझने की कोशिश कर रही हो। उसने हैरानी से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि वो मखसूस इशारों में लारा को बुला रहे हैं? लारा का उनसे क्या ताल्लुक़ हो सकता है? बहुत गहरा ताल्लुक़ है, फ्राइड ने कहा। हम लारा को उसी कबीले से चुरा कर लाए थे। मुराद एक बार फिर शदीद हैरानी से उसका मुंह तकने लगा। लॉरेंस ने अपनी जगह से उठकर एक अटैची खोली, फिर उसमें से एक किताब निकालकर मुराद की तरफ पढ़ाते हुए कहा, फ्राइड ने दुनिया भर के सांपों के मुताल्लिक़ ये किताब लिखी है। इसके कई एडिशन शाया हो चुके हैं। इस किताब में उस वहशी कबीले का तस्करा भी है जो उन पहाड़ों के पीछे आबाद है। इसमें लारा और उसकी माँ का जिक्र भी है। इस किताब में फ्राइड ने अपनी ज़िंदगी के हकीकी और अहम तजुर्बात बयान किए हैं। तुम खुद ही इसे पढ़ कर देख लो। वो बहुत ज़ख़ीम किताब थी। मुराद एक ही नशिस्त में नहीं पढ़ सकता था। उसने चंद औराक को उलटकर देखने के बाद कहा, मिस्टर फ्राइड, मुझे दुनिया भर के सांपों से दिलचस्पी नहीं है और इतनी ज़ख़ीम किताब पढ़ने का वक्त भी नहीं है। तुम मुझे सिर्फ लारा के मुताल्लिक़ बताओ कि उस कबीले से इसका क्या ताल्लुक़ है और तुम किस तरह अगवा करके उसे मुहस्सिब दुनिया में लाए थे। फ्राइड ने एक सिगार निकाल कर सुलगाया, फिर 2-4 कश लगाकर धुआं छोड़ने के बाद कहा, आज से तकरीबन 18 बरस पहले मैं यहाँ आया था। मुझे दीवानगी की हद तक शौक़ है कि दुनिया में जितनी किस्म और नस्ल के सांप हैं, मैं उन्हें आंखों से देखूं, उनकी तस्वीरें हासिल करूं और उनके जहर का तज्जिया करूं। यही शौक़ मुझे उन पहाड़ों के पीछे ले गया। वहाँ बेशक वहशी कबीले आबाद हैं, मगर वो ना तो आदम खोर हैं और ना ही आदम बेजार हैं। अगर कोई भूला भटका मुसाफिर पहुँच जाए तो उसे बड़ी इज्जत से मेहमान बनाकर रखते हैं, फिर उसे वापस जाने के लिए उसकी सही मंजिल का रास्ता बताते हैं। अगर मेहमान खुद ही शैतान बन जाए और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वो वहशी दरिंदे बन जाते हैं। ऐसे मुसाफिरों को जिंदा जला देते हैं या सांपों से डसवा देते हैं। लॉरेंस ने मुदाखलत की, मिस्टर मुराद, क्या तुम शराब नहीं पीते हो? कम अज़ कम मेहमानों के लिए तो रखना चाहिए। मुराद अपनी जगह से उठकर टीवी के पास गया। वहाँ एक कैबिनेट को खोलकर वोडका की एक बोतल और शीशे के 2 जाम निकाले, उन्हें उनके सामने मेज़ पर लाकर रख दिया। लॉरेंस बोतल खोलकर अपने और फ्राइड के लिए जाम बनाने लगा। फ्राइड ने अपना जाम हाथ में लेकर चेयर कहने के बाद अपनी दास्तान जारी रखी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहले उन्होंने मुझे भटका हुआ मुसाफिर समझा। मैंने समझाया कि मैं दानिस्ता यहाँ आया हूँ और जहरीले सांपों के मुताल्लिक़ अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ। वो बहुत खुश हुए। उनके सरदार ने मुझसे मुसाफा किया, मुझे अपने पास बिठाया। पहले तो अपने चंद मातहतों को हुक्म दिया कि वो उसकी बीवी को जो रानी कहलाती थी वहाँ से दूर ले जाएं। जब रानी चली गई तो सपेरे सरदार के हुक्म से अपने अपने पटारे उठाकर ले आए। कितने ही जहरीले किस्म के सांप निकाल निकाल कर दिखाने लगे। फिर उन्होंने मुख्तलिफ धुनों पर बीन बजाकर मुझे समझाया कि कौन सा सांप बीन की किस धुन पर मस्त हो जाता है। उसके बाद वो मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन उठाकर लाए और मेरे सामने रखे। उन बर्तनों में मुख्तलिफ किस्म के जहर थे। मुराद ने बोर होकर कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे सांपों से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सिर्फ लारा के मुताल्लिक़ अहम वाक़या सुनाएं। फ्राइड ने कहा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो लारा को समझने के लिए ज़रूरी है। मसलन वो जो मैंने कहा कि सांपों की नुमाइश से पहले
सरदार ने रानी को कहीं दूर भेज दिया था, तो इस बात की भी अहमियत है। तुम जरा तहम्मुल से सुनो। वहां मेहमानों की ऐसी खातिर तवाज़ो की जाती है कि उन्हें खुश करने के लिए अपनी औरतें पेश करते हैं। मैं उनके सांपों से दिलचस्पी रखता था, उनकी तस्वीरें उतार रहा था और अपने साथ लाए हुए तोहफे उन्हें पेश कर रहा था। इसलिए सरदार ने खुश होकर अपनी रानी मुझे पेश कर दी। रात गुजारने के लिए मुझे एक फूस की कुटिया में भेजा गया, तो वहां रानी पहले से मेरी खिदमत के लिए मौजूद थी। उसने बुझा हुआ सिगार दोबारा सुलगाकर एक कश लगाने के बाद कहा, मुराद, तुम नीगरू हो। ये बात सुनकर नाराज ना होना कि मुझे यहाँ की काली और बदसूरत औरतें पसंद नहीं हैं। रानी उल्टे तवे की तरह सियाह थी, नाक चपटी, होंठ मोटे मोटे थे। इस पर सितम यह कि उसके सर के बाल मुंडे हुए थे। वो जवान थी, मगर ऐसी जवान औरत को देखकर दिल में शायराना उमंग और चाहत का जज्बा पैदा हो ही नहीं सकता था। कोई सस्ती सी ख्वाहिश भी सुलग नहीं सकती थी। मैंने रानी से कहा, तुम लोगों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। सरदार से जाकर कह दो कि रात गुजारने के लिए मुझे किसी औरत की ज़रूरत नहीं है। रानी ने सियाह चेहरे पर सफ़ेद दांतों की नुमाइश करते हुए मुस्कुराकर कहा, तोहफा देने वाला ये नहीं सोचता कि मेहमान को उसकी ज़रूरत है या नहीं। वो तो सिर्फ खुलूस से मेहमान का मान बढ़ाने के लिए मुझे पेश कर रहा है। अगर तुम मुझे कबूल करोगे तो सरदार की इज्जत बढ़ जाएगी, और अगर इनकार करोगे तो वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा, तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। वो मुझे बताने लगी कि उसकी काली जवानी को ठुकराने के बाद मुझे कैसी कैसी अजियतें पहुंचाई जाएंगी। मेरी बर्दाश्त की आखिरी हद तक मुझे जिंदा रखा जाएगा। उसके बाद मुझे किसी सांप से डसवाया जाएगा या आग के शोलों में झोंक दिया जाएगा। उसकी बातें सुन सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उन रोंगटों को सुलाने के लिए मुझे मजबूरन रानी की बात मानना पड़ी। फ्राइड ने बुरा सा मुंह बनाकर वोडका का दूसरा पैक एक ही सांस में ख़त्म कर दिया। फिर उसे मेज़ पर रखते हुए कहा, उस रात रानी जो कहती रही मैं उस पर अमल करता रहा, लेकिन मैंने अपना चेहरा उसके चेहरे से दूर रखा। उसके मुंह से अजीब सी बू आ रही थी। उसने भी मुझे मजबूर नहीं किया। दूसरे दिन मुझे सरदार ने बताया कि वो ऐसी जहरीली औरत है जैसी कि आज लारा हमारे सामने नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ सांपों की नुमाइश करने से पहले उसे वहां से दूर इसलिए भेजा गया था कि वो बीन की आवाज़ सुनकर मस्त हो जाती, फिर मस्ती और गुस्से की हालत में किसी को अपने दांतों से डसना चाहती। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने पूरी एक रात उस जहरीली नागन के साथ गुजारी थी। सरदार ने कहा कि डरने की बात नहीं है। रानी आम हालत में बेजरार होती है। जब जवान जज्बों की आंधी चलती है, उस वक्त सिर्फ उसके दांतों से बचकर रहा जाए तो उसके करीब जाने वाले को नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि वो दुश्मन के बजाय मेहरबानी से पेश आती है। मैंने पूछा, लेकिन ये जहरीली कैसे बन गई? ये खुद नहीं बनी बल्कि बनाई गई है। हमारे कबीले का ये दस्तूर था कि एक नौज़ायदा बच्ची और एक नौज़ायदा बच्चों को जहरीली घुट्टी पिलाई जाती थी। उस घुट्टी में जहर का तोड़ करने वाली जड़ी बूटियों का अर्क भी होता था। जैसे जैसे उन बच्चों की उम्र बढ़ती थी, जहर की मिकदार भी बढ़ाई जाती थी। बच्चा जवान होकर सरदार बनता था और बच्ची जवान होकर उसकी रानी बन जाती थी। मगर अब किसी बच्चे को जहरीला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पिछली कई नस्ल से रानियों के बतन से जो जहरीले लड़के लड़कियां पैदा होती आई हैं, उनकी आपस में शादियां कर दी जाती हैं। मैं और मेरी मौजूदा रानी उसी नस्ल से हैं। मैं हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। उसकी बातों से साफ जाहिर था कि जहरीले बहन भाई की आपस में शादियां हो जाती थीं ताकि उनकी जहरीली नस्ल आगे बढ़ती रहे। मैंने उसी वक्त वहां से वापस चले आने का फैसला कर लिया। सरदार ने कहा कि मैं और एक दिन ठहर जाऊं। दूसरे दिन मुझे इज्जत और एहतराम से रुखसत कर दिया जाएगा। मैं उसकी मर्जी के खिलाफ वहां से निकल नहीं सकता था, लिहाजा एक दिन और मेहमान बनकर रहना पड़ा। उस रात भी रानी मेरे बिस्तर पर पहुंच गई। उसे देखते ही मुझ पर दहशत तारी हो गई। मैं बार बार उसके भद्दे होंठों और चमकीले दांतों को देखता था। किसी को मालूम हो जाए कि मौत कहाँ छुपी हुई है तो वो उस तरफ कभी नहीं जाएगा। लेकिन रानी ने ज़बरदस्ती मुझे अपनी तरफ खींचा और समझाया कि मैं मोहब्बत से पेश आऊँगा तो वो मुझ पर मेहरबान रहेगी, वरना मुझे डस लेगी। मरता क्या ना करता कि मिस्ताक, मैंने वो रात भी काली जन्नत में गुजार दी। दूसरे दिन वहाँ से कान पकड़ता हुआ रुखसत हो गया कि अब कभी उधर का रुख नहीं करूँगा। ये तमाम हक़ाइक़ इस किताब में दर्ज हैं। फ्राइड ने अपने लिए तीसरा पैक बनाया, फिर उसका एक घूंट पीते हुए खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर रात की तारीकी फैल चुकी थी। सितारों की रोशनी में पहाड़ों का धुंधला सा खाका नजर आ रहा था। फ्राइड की यादें उन पहाड़ों के पीछे झांक रही थीं और वो कह रहा था, मैंने कान पकड़े थे कि इधर कभी नहीं जाऊंगा, मगर इंसान के सोचने से कुछ नहीं होता। तकदीर जहां चाहती है उसे खींच कर ले जाती है।
12 बरस के बाद मुझे एक सैया ने बताया कि इस कबीले में एक सफ़ेद नस्ल की लड़की परवरिश पा रही है और वो लड़की मेरी बेटी है। उसे रानी ने जन्म दिया है। मैं उस सैया की बात का कभी यकीन ना करता, लेकिन उसने तस्वीरी सबूत पेश किए। वो रानी और लारा की तस्वीरें उतार कर लाया था। उन दिनों लारा 11 बरस की थी। जब मैं वहां गया तो मैंने भी रानी और सरदार की तस्वीरें उतारी थीं और अपनी एक तस्वीर उन्हें दे आया था। रानी ने उस सैया को मेरी तस्वीर दिखाकर कहा था कि वो खूबसूरत सी लड़की इसी तस्वीर वाले की है। उसके बाद किसी शुबे की गुंजाइश ना रही। सबूत मिलते ही मेरा खून जोश मारने लगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि हम गोरों की नस्ल कालों में परवान चढ़े, और वो भी एक जहर आलूद माहौल में। यह भी पता चला कि मेरी बेटी को जहरीला बना दिया गया है। वो हमेशा नशे की हालत में खोई खोई सी रहती है। बेदारी के वक्त भी यूं लगता है जैसे वो खुली आंखों से सो रही हो। उसे देखकर बड़ा तरस आता है। ये बातें सुनकर मैं तड़प गया। मैंने लॉरेंस से मशवरा किया कि क्या हमें उसे अपनी मुहज़्ज़ब दुनिया में लाकर उस जहरीली ज़िंदगी से महफूज रख सकते हैं। लॉरेंस ने खाली जाम मेज़ पर रखते हुए मुराद से कहा। मैंने फ्राइड की हौसला अफजाई की। मुझे यकीन था कि अपने तजुर्बात के ज़रिए मैं लारा के वजूद से जहर को खारिज कर सकूंगा। हम दोनों 10 मुसल्ला जवानों को लेकर उस कबीले में पहुंच गए। फ्राइड के पास शहर ख़ता के नायाब जहर मोहरे हैं। हमने नौजवानों का हौसला बढ़ाया कि अगर उन्हें कोई सांप डस लेगा तो इन जहर मोहरों से उन्हें बचा लिया जाएगा। मगर उस वक्त हमारी तकदीर हम पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी। वहां पहुंचकर पता चला कि सरदार मर गया है। तमाम वैशी उसकी समाधि बनाने के लिए दरिया के किनारे गए हैं। उस छोटी सी बस्ती में औरतें, बच्चे और 2-4 मर्द रह गए थे। हमने वहां पहुंचते ही रानी की कुटिया में जाकर लारा को देखा। फिर फ्राइड ने उसका मुतालबा किया। हम पहले ही जानते थे कि वो इनकार करेगी। उसका इनकार सुनते ही एक नौजवान ने राइफल के कंधे से उसके सर पर सर्प लगाई। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। हमने लारा के मुंह पर सख्ती से पट्टियां बांध दीं ताकि वो अपने दांत इस्तेमाल ना कर सके। ऐसा एहतियातन किया गया था, इसलिए कि बेचारी ना तो अपने बाप को जानती थी और ना ही अपनी कौम को पहचानती थी। वो किसी वक्त भी हमारे लिए जहरीली नागन बन सकती थी। बहरहाल हम खिलाफ तवक्को उसे बड़ी आसानी से ले आए। अब वो 18 बरस की है। इन 7 बरसों में मैंने और फ्राइड ने जिन मुश्किलात का सामना किया है उनकी तफसीलात तहरीर की सूरत में मौजूद हैं। हमें इन जंगलों की तरफ से ख़तरा नहीं था, क्योंकि हमने इसे अफ्रीका से बाहर ले जाकर ईस्टबॉर्न की उस लाल कोठी में छुपा दिया था। लेकिन इस अकेली लड़की ने हमारे होश उड़ा दिए, हमारा दिन रात का सुकून बर्बाद कर दिया। इब्तिदा में वो ऐसी जहरीली थी कि उसे हर वक्त जंजीरों में जकड़ कर रखना पड़ता था। उसके मुंह से और नाक से जहरीली सांसें निकलती थीं। करीब जाने से हमारा सर चकराने लगता था। फ्राइड ने कहा कि मैं रानी के करीब भी रह चुका था। उसके मुंह से भी जहरीली बू आती थी, मगर वो काबिल बर्दाश्त होती थी। मैं अपनी बेटी के करीब नहीं जा सकता था। वो इस कदर जहरीली कैसे हो गई, और मेरा नुत्फा एक जहरीली औरत की कोख में महफूज रहकर किस तरह परवान चढ़ा, ये बातें हैरत अंगेज हैं। लॉरेंस ने कहा, ये बातें हमारी समझ से बालातर हैं, क्योंकि जहरीले नर मादा सांप के मिलाप से उनकी जहरीली नस्ल आगे बढ़ सकती है। हमारी समझ में यही बात आती है कि रानी के बदन में लारा को महफूज रखने के लिए जहर का तोड़ करने वाली जड़ी बूटियों को इस्तेमाल में लाया जाता था। ऐसी कुछ जड़ी बूटियों से मैं भी वाकिफ हूँ, मगर एक वजूद को महफूज करने के लिए उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ये अब तक मेरी समझ में नहीं आया। लारा को देखकर तस्लीम करना पड़ता है कि वो वहशी जहरीले तजुर्बात में हमसे बहुत आगे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि लारा को जहर से खाली करके सही मायनों में इंसान बनाने के तजुर्बात से गुजरते गुजरते 7 साल गुजर गए। वो हमेशा नींद या नशे की हालत में रहती थी। कभी कभी इसराइलवी ज़बान में कुछ बुड़बुड़ाती रहती थी। मेरे इलाज से रफ्ता रफ्ता जहर का असर कम होने लगा तो वो पिछली बातें भूलने लगी। वो ज़बान भी उसके हाफजे से मिटने लगी। मैंने ख़ास तौर से ये कोशिश की कि उसके मुंह से जहरीली बू आना ख़त्म हो जाए, ताकि दूसरों से कभी उसका सामना हो तो लोग उसे गैर मामूली लड़की समझकर किसी किस्म का शुबा ना करें। मिस्टर मुराद, तुम देख चुके हो कि अब उसकी सांसों से ज़रा सी भी नागवार बू का एहसास नहीं होता। मुराद ने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ, तुम्हारी कोशिशें कामयाब रहीं, मगर ज़ाहिरी हद तक बातिन में वो अब भी जहरीली है। हाँ, ऐसा क्यों है? अगर मैं तिब्बी नुक्ता नज़र से तफसीलात बयान करूँगा तो तुम बोर हो जाओगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्लड कैंसर के मरीज़ के खून में जहर फैल जाता है। उसके बदन का तमाम खून निकालकर दूसरा खून दिया जाता है ताकि वो कुछ अरसे जिंदा रह सके। फिर एक ख़ास मुद्दत के बाद वो खून भी जहरीला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जहरीले खून की थोड़ी सी मिक़दार जिस्म के किसी न किसी हिस्से में बाकी रह जाती है।
उसकी वजह से नया खून रफ्ता रफ्ता जहरीला हो जाता है। यही हाल लारा का है। मैंने कई बार उसका खून तब्दील किया, मगर वो रफ्ता रफ्ता फिर जहरीली हो जाती है। ब्लड कैंसर के मरीज मर जाते हैं। वो इसलिए जिंदा रहती है कि पैदाइशी तौर पर उसकी जहरीली माँ का खून और जड़ी बूटियां अपना असर कायम रखती हैं। यही वजह है कि ढोल की आवाज़ या बीन की आवाज़ सुनकर उसके जहरीले खून में उबाल पैदा होता है। ऐसे वक्त वो पिछली जिंदगी के धुंधलके में भटकती है और अपनी मातृ जबान में बुड़बुड़ाती है। लॉरेंस ने इतना ही कहा था कि अचानक बेडरूम से लारा के बुड़बुड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। मामा यंगवी मी सनाटा का, यानी मेरी माँ मुझे बुला रही है। ड्राइंग रूम में वो तीनों उछलकर खड़े हो गए। बहुत दूर से ढोल की आवाज़ें जाग रही थीं। एक जगह पहाड़ की बुलंदी पर अलाव रोशन हो गया था। रात के सन्नाटे में धमाधम की आवाज़ें उसे बुला रही थीं। मैं आ रही हूँ, मिमी नुकोजा। बेडरूम में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई थी। मुराद दौड़ता हुआ उस तरफ गया। फ्राइड और लॉरेंस भी उसके पीछे भागते हुए बेडरूम में आए, लेकिन वो वहां नहीं थी। लारा, लारा तुम कहाँ हो? धम धमाधम बालकोनी से आने वाली आज़ाद हवाएं आज़ाद वैशियों का पैगाम सुना रही थीं। लारा! मुराद ने बाथरूम में झांक कर देखा, फिर कमरे के दूसरे दरवाजे को धक्का दिया तो वो बाहर की तरफ खुल गया। बाहर घोड़े की टापें सुनाई देने लगीं। घोड़े की पीठ पर सफ़ेद रेशम की नाइटी लहराती जा रही थी। मिमी नुकूजा, मिमी नुकूजा। लारा रुक जाओ। वो तीनों दौड़ते हुए बाहर आ गए। वापस आ जाओ लारा। वो उनकी आवाज़ से दूर जा चुकी थी। उसे देखने के लिए सितारों की रोशनी काफ़ी नहीं थी। रात का अंधेरा उसे अपनी आगोश में छुपाता जा रहा था। मुराद दौड़ता हुआ अस्तबल में आया और अपने घोड़े पर सहन कसने लगा। फ्राइड और लॉरेंस जिन घोड़ों पर वहां आए थे, वो उनमें से एक घोड़ा ले गई थी। फ्राइड दूसरे घोड़े पर सवार होकर जाने लगा। लॉरेंस ने उसे रोका। तुम न जाओ फ्राइड, रानी तुम्हारी दुश्मन है। मगर वो घोड़े को एड़ लगाकर आगे जा चुका था। उसे रानी की दुश्मनी का खौफ नहीं था, बेटी की मोहब्बत खींच रही थी। उसके पीछे मुराद घोड़ा दौड़ाता चला गया। लारा का पता नहीं था कि वो कितनी दूर निकल गई है। फ्राइड रास्तों को पहचानता था। मुराद का घोड़ा उसके बराबर आ गया था। रात की काली छाती पर घोड़ों की टापें तेजी से धड़कती जा रही थीं। मुराद को होश नहीं था कि वो किन रास्तों से गुजर रहा है। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी महबूबा को पुकारता जा रहा था। लारा, मेरी आवाज़ सुनो, वापस आ जाओ। जहर में बुझा हुआ तीर कमान से निकलकर वापस नहीं आता। वो दो पहाड़ों के दरमियान से गुजरते चले गए। मुहस्सिब दुनिया पीछे रह गई। वो पहाड़ी भी गुजर गई जहां अलाव रोशन था। मुराद की तड़पती मचलती हुई पुकार से पहाड़ियां गूंज रही थीं। रात का सन्नाटा जख्मी हो रहा था। ए इश्क, तेरा खाना खराब, तू जहर में बुझकर दिलों में सुलगता है। इंसान को उसकी अपनी तहजीब से अपनी दुनिया से दूर ले जाता है। इस आशिक को कहाँ ले जाकर अपना जहर पिलाएगा? अचानक काली रात के पर्दे से काले काले वहशी निकले और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो अपने अपने नेज़े तान कर उनके करीब आते चले गए। इतनी देर बाद मुराद और फ्राइड को होश आया कि वो लारा को पकड़कर वापस लाने के लिए वहां तक निहत्ते चले आए हैं। मुराद को इसकी परवाह नहीं थी कि उसका अंजाम क्या होगा। उसने चीख कर कहा, मुझे उस लड़की के पास ले चलो जो इसी तरफ आई है। जिस तरफ वो गई थी अब वो मंजिल दूर नहीं थी। आधे घंटे की मुसाफत के बाद रात रोशन हो गई। चारों तरफ मशलें चल रही थीं। वैशी मर्द, औरतें और बच्चे दूर तक नजर आ रहे थे। कितने ही मर्द बड़े बड़े ढोल बजा रहे थे। औरतें एक दूसरे की कमर में हाथ डाले खुशी से झूमती हुई कोई गीत गा रही थीं। और लारा एक ऊंचे से चबूतरे पर ताज़ा घास के तख्त पर शहजादी के अंदाज में सर उठाए गर्दन अकड़ाए बैठी थी। वो रानी बनने की उम्र को पहुंच चुकी थी और ऐन वक्त पर वहां पहुंची थी। उसकी आमद पर जश्न मनाया जा रहा था। मुराद ने पूरी कुव्वत से चीख कर उसे आवाज़ दी, लारा, मैं आ गया हूं, मुझे देखो, मैं तुम्हारा मुराद हूं। बड़े बड़े ढोल उससे भी ऊंची आवाज़ में गूंज रहे थे। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह मुराद की आवाज़ दब कर रह गई। लारा रानी के पास खामोश बैठी उसकी बातें सुन रही थी। वैशियों ने जब मुराद और फ्राइड को सामने दो दरख्तों से अलग अलग बांध दिया तब उसने सर घुमाकर उनकी तरफ देखा। उसकी वही हालत थी। वो खाबिदा आंखों से मुराद को देखती हुई जैसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। रानी ने उसके करीब झुककर पूछा, कौन है वो? क्या इस नौजवान को पहचानती हो? वो अपनी जगह से उठ गई। उसके उठने और खड़े होने में एक शहजादी का सा वक़ार और गुरूर था। वो मुसलसल मुराद को देखती हुई चबूतरे से उतर आई थी। उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल में शाहाना तमकिनत थी, लेकिन चेहरे पर बदस्तूर मासूमियत थी। उसकी आंखें प्यार के रिश्ते को पहचानने की कोशिश कर रही थीं।
वो मुराद के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। रानी भी उसके पीछे चली आई थी। मुराद ने पूछा, लारा क्या हुआ तुम्हारे प्यार का वादा? क्या तुमने इतनी जल्दी मुझे भुला दिया? लारा अपने दोनों हाथ उठाकर उसके चेहरे को टटोलने लगी। फिर बड़ी नक्काह से बोली, तुम मुराद हो? मेरे मुराद? मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे यहां पहुंचा दिया है। रानी माँ, इसे खोल दो। रानी ने पूछा, बेटी क्या ये आज़ाद होकर हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? नहीं रानी माँ, ये मेरा दीवाना है। ये खुद मर जाएगा मगर मुझ पर आंच नहीं आने देगा। मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक इसे खोल देती हूँ, लेकिन मैं अपनी हिफाजत की खातिर इसे कुटिया में कैद कर दूंगी। उसका हुक्म सुनकर 4 वैश्यों ने मुराद को रस्सियों की बंदिश से आज़ाद कर दिया। फिर उसे सामने वाली एक कुटिया में ले जाकर बंद कर दिया। लारा ने एतराज़ किया तो रानी ने उसे समझाया कि जब मुराद पर मुकम्मल एतमाद हो जाएगा तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। कुटिया सरकंडों की दीवारों से बनी हुई थी। कहीं कहीं से सरकंडे टूट गए थे। बाहर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। वैशी हाथों में नेज़े लिए कुटिया के चारों तरफ पहरा दे रहे थे। सामने एक दरख्त से फ्राइट बंधा हुआ था। रानी ने 2 वैशियों को हुक्म दिया कि वो लारा को थोड़ी देर के लिए वहां से दूर ले जाएं। फौरन ही हुक्म की तामील की गई। जब लारा वहां से चली गई तो 2 सपेरे बीन लेकर आए और रानी के अतराफ खड़े हो गए। रानी ने फ्राइट को घूरते हुए कहा, सरदार ने तुझे मेहमान बनाकर तेरी इज्जत की थी, मगर तू दुश्मन बनकर मेरी बेटी को मुझसे छीन कर ले गया। वो मेरी भी बेटी है। फ्राइट ने कहा, तुम उसे नागिन बना चुकी हो, मैं उसे इंसान बना रहा हूं। इस मासूम पर रहम करो। तुम मुझे मार डालो मगर इसे मुराद के साथ जाने की इजाज़त दे दो। तुम्हारी बेटी अब यहाँ की रानी बनने वाली है। वो अब कहीं नहीं जा सकेगी, अलबत्ता तुम इस दुनिया से चले जाओगे। रानी ने सपेरों को आंख का इशारा किया। वो दोनों बीन बजाने लगे। ढोल की आवाज़ें बंद हो गईं। रात की खामोशी में बीन की आवाज़ गूंजने लगी। रानी आंखें बंद किए पहले उस आवाज़ को सुनती रही, आगे पीछे झूमती रही। फिर उसने आंखें खोल दी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में वहशत नाच रही थी। वो रक्स के अंदाज में पांव उठाकर फ्राइट की तरफ बढ़ने लगी। फ्राइट ने चीख कर कहा, मुराद तुम कहाँ हो? ये नागिन मुझे डसने आ रही है। जहर मोहरा मेरी जेब में है मगर मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। प्लीज़ मेरी मदद करो। मुराद अपनी जगह से उठकर तेजी से भागता हुआ कुटिया के दरवाजे से बाहर निकला। अचानक चारों तरफ से नेज़ों ने उसे घेर लिया। फौलाद की चमकती हुई अन्नियां उसके जिस्म के अतराफ चुभ रही थीं। बीन की आवाज़ तेज होती जा रही थी। रानी मस्ती में रक्स करती हुई मुंह से जहरीली सांसों के भपके छोड़ रही थी। वो सर को झटक झटक कर फुंकारती जा रही थी। मुराद से बर्दाश्त न हो सका। वो नेज़ा बरदारों से गुत्थम गुत्था हो गया। वो रानी के हुक्म के बगैर उसे हलाक नहीं कर सकते थे, लिहाजा पीछे से किसी ने उसके सर पर एक पत्थर से ज़रब लगाई। उसकी आंखों के सामने तारे नाच गए। उसने ज़मीन पर गिरते गिरते देखा, रानी नागिन की तरह फ्राइट से लिपटकर अपने दांतों को उसकी गर्दन में उतार रही थी। फ्राइट की दिलदोज़ चीख सुनाई दी। उसके बाद मुराद को कुछ देखने सुनने का होश ना रहा। जब ज़रा होश आया तो लारा उसे झंझोड़कर आवाज़ें दे रही थी। उसने आंखें खोलकर देखा, वो घास के एक आरामदेह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। लारा निदामत से कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो मुराद, मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे चाहते ही तुम्हें ज़ख्मी कर देंगे। तुम मेरे लिए ख़तरात का सामना करते हो और मैं हमेशा तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाती हूँ। मैं ऐसी बदनसीब हूँ कि तुम्हें औरत का प्यार भी नहीं दे सकती। क्या करूँ मुराद? वो उसके सीने पर सर रख कर रोने लगी। रानी ने कुटिया में आकर कहा, मुराद मेरी बेटी अभी नादान है, ये कुछ नहीं समझती, मगर तुम्हें समझना चाहिए कि तुम इस जहरीली लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकोगे। हम जुनून की हालत में होते हैं तो किसी रिश्ते को नहीं पहचानते, अपनी मोहब्बत को भी डस लेते हैं। अगर मेरे सरदार की तरह तुम भी जहरीले होते तो मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम्हें दामाद बना लेती, लेकिन तुम्हारे साथ इसका रिश्ता नहीं हो सकता। अकल से काम लो और यहां से चुपचाप चले जाओ। मुराद ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, लारा जैसी भी हो मैं उसे सीने से लगा कर रखूंगा, उसका बाकायदा इलाज कराऊंगा, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। रानी ने गुस्से से कहा, मुझसे दुश्मनी का अंजाम तुम देख चुके हो। मैंने फ्राइट को किस तरह डस लिया था, तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। लारा मुराद के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। वो गुस्से से कहने लगी, रानी माँ, तुम मुराद को धमकी ना दो वरना मैं तुम्हारी दुश्मन बन जाऊंगी। रानी फुंकारती हुई उसकी तरफ यूं पड़ी जैसे अभी उस पर दांत मारकर उसे गुस्ताखी की सजा देगी, लेकिन फिर उसके कदम रुक गए। लगता था जैसे वो समझ गई थी कि बेटी पर उसका जहर असर नहीं करेगा।
भला सपोलिया को सांप क्या काटेगा। लेकिन उसके अचानक रुकने की वजह कुछ और थी। वो सर उठाकर दूर से आने वाली आवाज़ें सुन रही थी। रात की खामोशी में जल्द ही उन आवाज़ों की वजाहत हो गई। दूर, बहुत दूर कितने ही घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थीं। रानी तेजी से चलती हुई कुटिया से बाहर चली गई। मुराद फौरन बिस्तर से उठ बैठा। रानी बाहर जाकर चीख रही थी कि लारा की हिफाजत की जाए। शायद वो रानी को दोबारा छीनने के लिए आ रहे थे। मुराद कुटिया के दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया। पहले दो वैशी झुकते हुए दरवाजे में दाखिल हुए। मुराद ने एक नेज़े पर हाथ डालकर उसे जोर की लात मारी। वो दूसरे पर गिरा। वो दोनों इस तरह गिरे थे कि दाखिले का रास्ता रुक गया था। मुराद ने चीख कर कहा, खबरदार अंदर ना आना, मैं किसी की जान लेना नहीं चाहता। अगर कोई आया तो मुझे मजबूरन खून की होली खेलनी पड़ेगी। उसकी बात खत्म होते ही अचानक चारों तरफ से फायरिंग की आवाज़ें गूंजने लगीं। औरतें और बच्चे चीखने लगे। वो चीखें इधर उधर भाग रही थीं। बहुत से घोड़े अब कुटिया के आसपास दौड़ रहे थे। इसी शोर हंगामे में लॉरेंस की आवाज़ सुनाई दी, फ्राइट मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुंच गया हूं, मुझे आवाज़ दो। मुराद के दिल पर एक खूंसा सा लगा। दुनिया भर के जहरों की पहचान रखने वाले को एक औरत के जहर ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। उसने चीख कर कहा, लॉरेंस, तुम्हारे दोस्त को रानी ने हलाक कर दिया है, हमारी मदद करो। हम इस कुटिया में हैं, मैं रानी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लॉरेंस पागलों की तरह चीखने लगा, तुम बाहर आ जाओ, अब यहां खतरा नहीं है। मुराद लारा का हाथ पकड़कर कुटिया से बाहर आ गया। बाहर कितने ही वहशी मुर्दा पड़े हुए थे। उनकी औरतें और बच्चे एक तरफ सहमे खड़े थे। लॉरेंस रानी को राइफल के कंधे से मार मार कर जख्मी कर रहा था। वो उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। चारों तरफ राइफल बरदार नीगरू घोड़ों पर सवार थे। किसी भी वैशी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रानी को मौत की सजा से बचा सकता। लेकिन लारा मुराद से अपना हाथ छुड़ाकर चीखती हुई लॉरेंस की तरफ भागी। छोड़ दो मेरी रानी माँ को, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो अपने दांत किचकिचाती हुई एकदम से लॉरेंस के करीब पहुंच गई। लॉरेंस अगर जरा भी गाफिल होता तो लारा जुनून की हालत में उसे डस लेती। वो फौरन ही उछलकर एक तरफ हट गया। लारा फर्श पर अपनी माँ के पास गिर पड़ी। लॉरेंस पर भी जुनून तारी हो गया था। उसने लारा को भी मारने के लिए राइफल का कंधा उठाया। मुराद ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या करते हो? ये तो बेचारी मासूम है। वो मासूम गुस्से से तिलमिलाती हुई उठी, नागन की तरह फुंकारती हुई फिर लॉरेंस की तरफ बढ़ी। मुराद ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे रोका। उसने दांत किचकिचाते हुए उसके हाथ पर मुंह मारा। मुराद ने फौरन हाथ हटा लिया। फिर दूसरे हाथ से उसके बालों को सख्ती से जकड़कर पूछा, लारा, क्या तुम मुझे डसना चाहती हो? मैं तुम्हारा मुराद हूं। मगर वो किसी मुराद को नहीं पहचान रही थी, सिर्फ अपने गुस्से को पहचान रही थी। थोड़ी देर पहले वो मुराद की खातिर अपनी रानी माँ से टकराने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन जब गुस्से में जहर दिमाग पर चढ़ा था तो वो सिर्फ जहरीले रिश्तों को याद रखती थी, प्यार के रिश्तों को भूल जाती थी। वो झुंझलाकर मुराद की मुट्ठी से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लॉरेंस ने घूंसा उसकी कनपटी पर रसीद किया। उसकी जिद्दोजहद एकदम से सर्द पड़ गई। उसका सर चकराया और फिर वो गाफिल होकर मुराद के बाजुओं में झूल गई। लॉरेंस ने गुस्से से कहा, मुराद, ये लड़की भी बेहद खतरनाक बन गई है। इसके इंसान बनने की तवक्को फजूल है। इसे भी यहीं ख़त्म कर दो। बकवास मत करो। मुराद ने कहा, यह गुस्से में हमें हलाक करना चाहती है। गुस्से में तुम भी इसे मार डालना चाहते हो। फिर दोनों में क्या फ़र्क है? गुस्से का जहर तो हर इंसान के अंदर होता है। पहले तो अपने अंदर का जहर ख़त्म करो। वो लारा को दोनों बाजुओं में उठाकर एक घोड़े के पास आ गया। लॉरेंस उसे घूर कर देख रहा था। वो उनकी मदद के लिए टांगानिका के नीगरू जवानों को लेकर आया था। ये नीगरू हर हाल में मुराद की हिमायत कर सकते थे। अगर अंग्रेज़ के हिमायती होते तो लॉरेंस इस वक्त मुराद को भी ठिकाने लगा देता। मुराद ने घोड़े पर सवार होकर कहा, हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना दूसरे कबीले के लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। जख्मी रानी ने हाँफते कांपते हुए कहा, मेरी बेटी को न ले जाओ, मेरी बात मान लो, वरना पछताओगे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही लॉरेंस ने उसे गोली मार दी। फिर वो भी अपने घोड़े पर आकर बैठ गया। उन सब ने एहतियातन पहले चारों तरफ फायरिंग की, फिर घोड़ों को एड़ लगाकर मौसिब दुनिया की तरफ लौट गए। मुराद एक हाथ से लगाम और दूसरे हाथ से लारा को थामे हुए था। वो उसके कंधे पर लदी हुई थी। घोड़े की तेज रफ्तारी से झटके लग रहे थे। लारा का सर उसके शाने पर इधर उधर झूल रहा था और उसके अधखुले रस भरे या जहर भरे होंठ बार बार अपने महबूब की गर्दन तक पहुंच रहे थे। घोड़े तेजी से आगे भाग रहे थे। रात तेजी से पीछे जा रही थी। लॉरेंस सितारों की रोशनी में लारा और मुराद को देखता जा रहा था और सोचता जा रहा था,
कि लारा के दांत अगर मुराद की गर्दन में उतर जाएं तो क्या हो। वो लड़की अपने बाप की हलाकत का बाइस बनी थी, अब महबूब के अंदर जहर बनकर कब उतरेगी। मुराद के एतमाद को ठेस पहुंचेगी तो उसे पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। जहर का मजा चखने के बाद उसे पता चलेगा कि इश्क का जहर क्या होता है। आधी रात के बाद वो मुराद की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। निगरू नौजवान दूसरी सुबह आने का वादा करके वहां से चले गए। लॉरेंस मेहमान की हैसियत से मुराद की कोठी में रह गया। इसलिए भी वो वहां रह गया था कि इसी रात वो उस जहरीली नागिन को कुचल देना चाहता था। उस नागिन ने उसे 7 बरस से परेशान कर रखा था। इतनी परेशानियों के बाद उसका बाप बेमौत मर चुका था। अब वो जिंदा रहकर किसी दिन उसे भी हलाक कर सकती थी, लेकिन उस नागिन को कुचलने से पहले मुराद को रास्ते से हटाना जरूरी था। वही इस नागिन को लाल कोठी से निकालकर वहां ले आया था। उसके जहन में प्लानिंग थी कि उसे क्या करना है। वो बार बार मुराद की ख्वाबगाह में झांक कर देख रहा था। लारा होश में आ गई थी और अब मुराद के सीने पर सर रखे एक बार फिर माफी मांग रही थी। मैं क्या करूं मुराद, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें डसना चाहती थी। तुम्हारी कसम मुझे कुछ भी याद नहीं। अब तुम्हारी बातें सुनकर जी चाहता है कि अभी मर जाऊं। मैं तुम्हारी दुश्मन बनकर जिंदा नहीं रहूंगी। नहीं मेरी जान, तुम मेरी दुश्मन कभी नहीं बन सकती। गुस्से में तो सभी होशो हवास खो बैठते हैं। मैं यही कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी बात पर गुस्सा ना आए। फिर वो उसकी पेशानी को चूमते हुए बोला, मैं बहुत थक गया हूं, आओ हम थोड़ी देर के लिए सो जाएं। मुझे नींद नहीं आ रही है, आओ मैं तुम्हें सुला देती हूं। वो सराहने बैठकर उसके बालों में अपनी मखरूती उंगलियां फेरने लगी। लॉरेंस देख रहा था। मुराद की आंखें नींद में डूब रही थीं। उसका जहन भी सुबह तक के लिए उस दुनिया से गाफिल होने वाला था। उसने अपनी अटैची से एक कैसेट रिकॉर्डर निकाला और उसके तार को स्विच बोर्ड से मुंसलिक किया। फिर उसमें अपनी पसंद का एक कैसेट लगा दिया। लारा अपने खाबिदा महबूब को बड़े प्यार से देख रही थी। उसकी आंखें प्यार के जोत से जगमगा रही थीं। उसने आहिस्तगी से झुककर अपने महबूब की पेशानी का बोसा लेते हुए कहा, लारा की जान, जी चाहता है कि तुम्हें सर से पांव तक चूम लूं, मगर अब जहर से डरती हूं। नहीं, मैं अपने दिल पर पत्थर रख लूंगी, लेकिन तुम्हें प्यार नहीं करूंगी। बुड़बुड़ाने के दौरान अचानक उसके जहन को झटका सा लगा। कहीं से बीन की आवाज सुनाई दे रही थी। वो झटका खाकर अपने महबूब से दूर हो गई। बिस्तर से उतरकर फर्श पर आ गई। बीन की आवाज जादू जगा रही थी। वो सहरजदा होकर झूमने लगी। आहिस्ता आहिस्ता लॉरेंस के कमरे की जानिब बढ़ने लगी, मगर लॉरेंस ने दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद कैसेट रिकॉर्डर को ऑन किया था। वो दरवाजे से अपने सर को टकराने लगी। जब दरवाज़ा ना खुल सका तो वो गुस्से में पलटकर ख्वाबगाह में वापस आ गई। बीन की आवाज़ लम्हा ब लम्हा सहर फूंक रही थी और उसके रोए रोए में मस्ती जगा रही थी। मुराद सो रहा था, नागिन जाग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अब नीली झील जैसी नहीं थीं, उनमें वहशत नाच रही थी। बीन की सुरीली लय पर उसके बदन की डाली लचक रही थी, नागिन की तरह बल खा रही थी। वो जुनून की हालत में सांसों के भपके छोड़ती हुई और फुंकारती हुई मुराद की तरफ बढ़ रही थी। ए मोहब्बत जाग, जहर की आंधी चल रही है, नफरत की बीन बज रही है, सोने वाले सोते ही रह जाते हैं। अभी वो अपनी जुल्फों के साए में महबूब को प्यार से सुला रही थी, अकीदत से उसकी पेशानी चूम रही थी। अब दूसरे ही लम्हे में उस फूल बदन का मिजाज बदल गया था। अब वो गफलत से उसे चूम कर जहर की छांव में सुलाने आ रही थी। बीन की आवाज़ मद्दो जज़र की तरह उतरती चढ़ती जा रही थी। वो बिस्तर पर चढ़ गई, मुराद की गर्दन पर झुक गई। फिर सांस के एक भपके के साथ उसके दांतों ने मोहब्बत के एतमाद को डस लिया। जहर की जलन से मुराद की आंखें खुल गईं, मगर देर से खुली। उसने कुछ कहना चाहा, मगर वो आवाज़ मर गई। आखिरी दम उसके दीदे अपनी महबूबा को शिकायत भरी नजरों से देखते देखते साकित हो गए। ख्वाबगाह में सन्नाटा छा गया था। बीन की आवाज़ भी मर चुकी थी। लारा का सर अपने महबूब के सीने पर ठलक गया था। ये वही सीना था जहां उसे आराम मिलता था। अब भी वो आराम से वहां सर रखे हुए थी। उसका दिमाग पुरसुकून हो रहा था। वो जहरीली दुनिया से वापस आ रही थी। फिर आंख खुलते ही वो चौंक कर अपने महबूब को देखने लगी, लेकिन उसके जिस्म पर जहर के असरात बता रहे थे कि अब वो उसकी आवाज़ नहीं सुनेगा। उसका दिल धक से रह गया। वो अपने आप से नफरत करने लगी। क्या यही मोहब्बत है? जिसने मुझे प्यार दिया मैंने उसे जहर दिया, जिसने मुझ पर एहसान किया मैंने उसे मार डाला। मैं मोहब्बत के काबिल नहीं हूं।
मैं नागिन हूं, कोई मुझे कुचल डाले तो अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर पछतावे के आंसू किसी को जिंदगी नहीं दे सकते थे। उसकी नजरें अपने महबूब की गर्दन पर गईं। वहां अपने ही दांतों के निशान नजर आ रहे थे। उसने झुककर उसे हाथों से छूकर देखा। फिर न जाने उसे क्या सूझी या कुदरत ने क्या सिखाया कि उसने अपने होंठ उस निशान पर रख दिए। वो अपना ही जहर चूसने लगी। लॉरेंस की पेशानी पर शिकने पड़ गईं। वो समझ चुका था कि अब वो नागिन अपने होठों से जहर मोहरे का काम ले रही है, मगर उसकी जुर्रत ना हुई कि वो ख्वाबगाह में पहुंचकर उसे इस अमल से रोक देता। उसे अपनी जान का भी खतरा था। वो गुस्से में उसकी तरफ पलट सकती थी। उसे गोली का निशाना बनाकर कानून की गिरफ्त में भी नहीं आना चाहता था, इसलिए चुपचाप तमाशा देखने पर मजबूर हो गया। वो जहर चूस रही थी और एक तरफ थूकती जा रही थी। घड़ी की टिक टिक भी वक्त के एक एक लम्हे को थूकते हुए गुजर रही थी। बंद घड़ी को दोबारा चाबी दे दी जाए तो उसकी धड़कनें वापस आ जाती हैं। मुराद का दिल होले होले अपनी धड़कनों को याद करने लगा। होले होले सांस आने लगी। मौत के अंधेरे में जिंदगी की किरण फूट रही थी। बड़ी देर बाद उसने धीरे से आंखें खोलकर देखा तो तमाम मंजर धुंधलाया हुआ था। कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा था। वो पैकर धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। लारा वहां से पलटकर अलमारी के पास जा रही थी। उसने अलमारी को खोला, तरास को खोला, उसमें से हाथ भर का चाकू निकालकर उसे भी खोला। फिर उसे दोनों हाथों से थामकर उसके करीब आ गई और आंसुओं की धुंधलाहट में सिसकियां लेती हुई कहने लगी, मेरे महबूब, जब से तुम मिले हो मैं प्यार की एक एक बूंद के लिए तरस रही हूं। तुम मेरे लिए जान दे सकते हो, मगर अपने लब मेरे लबों के करीब नहीं ला सकते। तुम भी मजबूर हो, मैं भी मजबूर हूं। अब मैं समझ गई हूं कि जिंदा रहूंगी तो फिर किसी दिन किसी भी लम्हे नागिन बनकर अपने ही प्यार को डस लूंगी। उसने चाकू की नोक अपने सीने पर धड़कते हुए दिल की जगह रख ली। मैं ये इल्ज़ाम नहीं उठाना चाहती कि मेरे जहर ने तुम्हें मार डाला है। हाँ, ये इल्ज़ाम खूबसूरत है कि एक फूल बदन के जहर ने मार डाला। उसने एक झटके से चाकू के फल को दस्ते तक अपने दिल की धड़कनों में उतार लिया। फिर बड़ी आहिस्तगी से झुकती हुई फर्श पर ढलक गई। मुराद के वजूद से जहर की धुंध छट गई थी, मगर निगाहों के सामने अब भी हल्की हल्की सी धुंधलाहट बाकी थी। जहन साफ नहीं हुआ था। वो सोच रहा था, शायद ये सब एक ख्वाब है। बेदार होते ही उसकी मासूम महबूबा उसके सीने से आकर लग जाएगी। लारा, मुझे बेदार होने तो मेरी जान।